डॉक्टर मृण्मयी, आपको एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में ऐसा एक मिथ जो आप शेयर कर सकते हो। मिथ आई मीन जो गलत फहमी, और यू कैन डिस्क्राइब इट मोर इन हिंदी, व्हाट इज मिथ, कि ऑक्सीजन के बारे में जस्ट वन सिंगल मिथ विच यू लाइक टू एक्सप्लेन। सबसे पहले नमस्ते सब लोगों को। अच्छा, मुझे बोलिए कि आप प्यार के बिना जी सकते हैं? यस, नो, नो? प्यार के बिना जी सकते हैं? कैन यू लिव विदाउट लव? नो मैम। यस, नो, नो, राइट? और यस? नहीं नहीं। आई वुड से, मुझे ऐसे लगता है हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते हैं। rather than love, it is ऑक्सीजन जो बहुत अहम है, राइट? हम जब भी जन्म होता है तभी सबसे पहले सांस लेते हैं, मरने के पहले भी हमारी आखिरी सांस होती है। सो ब्रीदिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी इसमें बहुत सारी गलत फहमी है, मगर मुझे डॉक्टर शेरिल ने कहा एक मिथ बताने के लिए। सो एडिक्शन वर्सेस ओवर यूज, बहुत सारी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम ऑक्सीजन सप्लीमेंट अगर लेते हैं किसी भी तरीके से, ऑक्सीजन मास्क से या कैन्युला से, तो इसका एडिक्शन हो सकता है। क्या ये सही है या गलत है? क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? गलत है, राइट? ओके, सो एज मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज है, सही है गलत है, सो बेसिकली ये एक मिथ है, गलत है, राइट? ये गलत चीज है कि कुछ लोगों को थोड़ी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत लगती है क्योंकि लंग्स में कुछ तकलीफ है, किसी को फाइब्रोसिस है, किसी को अस्थमा है, सीओपीडी है, तो उनके फेफड़े हैं वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत लगती है। तो तभी हमें ये सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना जरूरी है। तो इसे दुश्मन नहीं समझिएगा, दोस्त समझिएगा। दैट इज वन, कि एडिक्शन is not possible with oxygen, and secondly addiction versus overuse। मैंने कहा overuse, ये इसलिए मैंने कहा कि ऐसे नहीं है सारे लंग कंडीशंस में ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सीवियरिटी उतनी नहीं है, उनकी दिक्कतें उतनी ज्यादा नहीं है, तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरत है वहां पे ऑक्सीजन लीजिएगा। आप अपने चेस्ट फिजिशियन से बात कीजिएगा, और अगर उन्होंने कहा है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो लीजिएगा। अगर आपको एक मात्रा में ऑक्सीजन दी है, कहा है 2 लीटर लेने के लिए, तो 2 लीटर ही लीजिएगा। 2 लीटर का 5 लीटर नहीं लीजिएगा। कोई भी चीज ज्यादा आई वुड से लिमिट में लेने से भी अच्छी नहीं रहती है। मॉडरेशन इज द की, राइट? सो एडिक्शन वर्सेस ओवर यूज, ये चीज याद रखनी है कि एडिक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन का, जरूरत है, लेना है, कितने हिसाब से लेना है ये आपके चेस्ट फिजिशियन से बात कीजिएगा। एक्टिविटीज में कितना लेना है, रेस्ट में कितना लेना है, सोते वक्त कितना लेना है, वो आपके हिसाब से गाइड करेंगे, उस हिसाब से लीजिएगा। आई होप आई एम क्लियर, डॉक्टर शेरिल? Yes, yes, ma'am, you are perfect. Yeah, it was helpful. Harry, can I say something? Yes, yes, sure, sure. Yes, ma'am. One more thing I would, Mrunmayee, Dr. Mrunmayee, you have excellently told about oxygen. I just want to add one thing. Our patients feel that oxygen is going to cure their problem. But oxygen doesn't cure. वो ऑक्सीजन की वजह से हमारी बीमारी खत्म नहीं होती है। इट इज वो हमको मदद करती है कि ये बीमारी में मैं ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल कर सकूंगी। तो वो एक मिथ है, गलतफहमी है कि ऑक्सीजन से मैं ठीक होने वाली हूँ। ऑक्सीजन से सिम्टम्स कम रहेंगे, हमारे जो तकलीफ है वो कम होगी, लेकिन क्योर नहीं होगा। Very true, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much. Okay, so our next question is to Mrs. Suvarna. Okay, so Suvarna ji, आप like I think from 2 years आप intermittent oxygen use करते हो, मतलब पूरा टाइम आपको ऑक्सीजन नहीं लगता, आप सिर्फ किचन में कुछ कुक करते समय या फिर घर का कुछ काम करते समय या फिर ऑफिस जाते समय, आप स्टेयरकेस चढ़ते समय आप ऑक्सीजन यूज करते हो, राइट? हमें सिर्फ आपको यही पूछना है कि जब से आप ऑक्सीजन यूज करने लगे आपको क्या क्या
इम्प्रूवमेंट लगा या क्या चेंज लगा आपके ओवरऑल लाइफ में? थैंक यू, प्लीज आंसर। यस यस एक्चुअली ऑक्सीजन जब से मैं यूज कर रही हूँ, मुझे एक तो स्टेयर केस देके मुझे डर लगता था कि पॉसिबल नहीं लगता था कि मैं ये चढ़ के जा सकती हूँ। जब मुझे पता लगा था कि मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, तो ये काम जो है स्टेप्स चढ़ने का, वो मुझे पॉसिबल लगा। उसके बाद मैंने यूज करके जब चढ़ती हूँ तो मैं कम टाइम में चढ़ती हूँ, कि मैं ऐसे ही चढ़ूंगी ना तो एवरीवेयर 5-6 स्टेप्स के बाद मुझे रुकना पड़ता है ना, तो वो टाइम कम हो जाता है। दूसरा जो प्रेशर रहता है कि ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा कि बॉडी के सेल्स पे असर होगा, ये जो प्रेशर जनरेट होते हैं कि पता नहीं क्या असर होगा इसका, तो वो एक कम होता है। तो ये 2-3 चीजें हो गई ऑक्सीजन यूज करने से। एक तो सब पॉसिबल लगता है कि यू कैन डू इट, दूसरा टाइम कम लगता है, तो टाइम मैनेज होता है। अभी जॉब करते हो तो टाइम थोड़ा पकड़ना पड़ता है, और प्रेशर भी कम होता है कि यू फील गुड एक्चुअली। और एक्चुअली ऑक्सीजन कम होने से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह हो जाता है ऐसा, अगर कम ऑक्सीजन में तुम काम करते रहते हो तो वो एक मेंटल स्टेट भी अच्छा रहता है इससे। इतने ओके, फायदे इससे जरूर है। थैंक यू सो मच। सो जस्ट एडिंग उनके बातों पे कि जब से वो ऑक्सीजन यूज करने लगे, जब वो क्लिनिक आते थे, उनके चेहरे पे एक फ्रेशनेस रहता था, एक एनर्जी रहता था, यू नो। सो दैट इज जो हमने ऑब्जर्व किया, एंड तभी हमें भी पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन इज। बिकॉज क्या बोलते हैं, बिना स्लो मतलब कम पेट्रोल पे या बिना फ्यूल का आप गाड़ी चलाओगे, गाड़ी स्लो चलेगा, कुछ मेंटेनेंस का इश्यू निकलेगा, प्रॉब्लम निकलेगा। इट इज सेम आपके शरीर के साथ। ऑक्सीजन एक फ्यूल जैसा है जो देंगे ही नहीं तो शायद कमजोरी हो, थकान हो, गड़बड़ होगा, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम निकलेगा, यू नो। सो समथिंग लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच मिसेस सुवर्णा, या थैंक यू सो मच। ओके, सो या कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर स्वाति व्यास। So Dr. Sharvil, can I add up to Mrs. Suvarna's sure, certain things? yes, sure. So Mrs. Suvarna, very nice. बहुत बढ़िया लगा ये सुन के कि आप ऑक्सीजन के साथ सारे काम कर रहे हैं. Hats off to you for that. कि आप सब कुछ चीजें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. So basically that's what the concept is. जैसे मैम भी कह रहे थे कि ऑक्सीजन से कुछ क्योर नहीं होगा, मगर आपकी जो सिम्टम्स है वो कम हो जाएंगे. जैसे आपका सांस लेने की तकलीफ जो है, ब्रेथलेसनेस है, वो कम हो जाएगा. आपकी एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ जाती है. आपको जो थकावट लगती है वो कम हो जाती है. इससे क्या होता है कि मानिए आप पहले 5 मिनट चल पाते थे, अभी आप 10 मिनट चल पाएंगे ऑक्सीजन के साथ, राइट? इसकी वजह से कंडीशनिंग भी होता है आपका, आपकी नींद इसके वजह से बेटर होती है. सो बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सबसे अहम है जो वो इम्प्रूव होता है. एंड व्हाट एग्जैक्टली मिसेस ओवर इज एक्सपीरियंसिंग, राइट? Yes, you are right actually. Fantastic, Mrs. Oval. Thank you, Dr. Sharon. Sorry I interrupted. No, not a but I problem, felt ma'am. It was helpful. It was helpful. Yes. Okay, thank you once again. So coming to the next question to Dr. Swati Vyas. So उनके मॉम को ILD ये तकलीफ था. So सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, खुद पेशेंट, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके फैमिली मेंबर्स रहते हैं जो स्ट्रेस में आते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ ILD या COPD और लंग्स, कोई भी बीमारी हो जो हॉस्पिटल, सपोज माय मॉम वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, देन मोर देन यू नो शी वाज ऑफ कोर्स डूइंग वेल, गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट मोर कंसर्न वाज मी, माय फैमिली, यू नो. सेम इज विद एवरीवन. सो एज अ डॉटर, यू नो, आपको व्हाट इश्यूज, आपको क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए कि मॉम को एक्सप्लेन करने को कि उनको ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, और उनको क्या फियर था कि मैं ऑक्सीजन यूज करूँ तो ये तकलीफ होगा, या फिर मैं क्यों ऑक्सीजन यूज करूंगी. तो आपने कैसे सपोर्ट किया? इन अ वेरी शॉर्ट वे यू कैन एक्सप्लेन अस. या श्योर से. और जब आप बोलते हैं ना कि कैसे उनको सपोर्ट किया, उसके पहले मैंने एक्चुअली खुद को सपोर्ट किया, क्योंकि इस न्यूज से बहुत शॉक्ड और सैड मैं भी थी. क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को देखते हो एज रोल मॉडल्स, एज हीरोज, सुपर हीरोज ऑफ योर लाइफ. वो सब कुछ करते हैं हमारे लिए. फिर अचानक से अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, और मेरी मम्मी बहुत ही ना वाइब्रेंट पर्सनालिटी थी. शी लव टू मूव अ लॉट. शी वाज अ सोशल बटरफ्लाई. सब जगह जाना, मिलना, बाहर घूमना.
तो वो जब ऑक्सीजन के साथ में आप हुक हो जाओगे, तो उनको समझाना में डिफिकल्टी ये आई कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो लेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, मतलब अब वो कंप्लीट नहीं है, कुछ कमी आ गई है उनमें। और ये फीलिंग बहुत ही डिप्रेसिंग लगी उन्हें कि मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद मी, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे पापा मम्मी डॉक्टर्स के पास जाते थे तो एक ही क्वेश्चन पूछते थे, हाँ डॉक्टर साहब हम दवाई खा लेंगे, ऑक्सीजन लगा लेंगे, ठीक कितने दिनों में हो जाएंगे? तो वही जो बात अभी जयमाला जी भी कह रहे थे, मृण्मयी जी भी कहते कि ऑक्सीजन की वजह से बीमारी हुई नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन लेने से वो ठीक भी नहीं होगा, वो सिम्टम है। तो ये समझाना और इसके पीछे की बायोलॉजी समझा पाना, मैं खुद बायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में एक पेशेंट को, जो कि मेरी मम्मी भी हैं, उनको समझा पाना ये थोड़ा चैलेंजिंग था, बट शी वॉज अ वेरी cordial and accepting patient. So she actually took it up as a challenge and she started reading biology as a subject. So that really helped. Thank you so much, Dr. Swati. It was helpful, and there are many questions forward we will ask you regarding the same. Oh. Okay. So coming to the next round of questions. So basically हमें समझा है कि ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है, एंड जस्ट टू एड ऑन हियर सी कुछ लोगों को कंटिन्यूस ऑक्सीजन लगता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। कुछ लोगों को इट इज जस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कुछ लोगों को इज सिर्फ रात को सोते समय बाईपैप लगाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन लगाने के अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग मशीन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो हम एक जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी पे कनेक्ट करते हैं, कुछ लोगों के पास सिलेंडर्स रहेंगे। सो आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सो यू कैन आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिशियंस, सो बिकॉज आप जो ले रहे हो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this was just to add on. Okay, so next question is to Dr. Jaimala ma'am. So basically, ma'am, आपसे एक since it is oxygen की कहानियां, आप मुझे we want one small story और experience कि आपने जब first time आपके patient को ऑक्सीजन exercise के time ऑक्सीजन prescribe करना चाहा, what problems you faced and what was your experience? Patient ने कैसा approach किया और how did it help? Ma'am, it's mute. मैं मेरी कोविड की कहानी बताऊंगी। कोविड में मैंने जो टेली रिहैब किया, तो तभी 70 इयर्स ओल्ड लेडी थी और उनको कोविड हुआ था, फाइब्रोसिस हुआ था, एंड शी नीडेड ऑक्सीजन। सो आई वाज सो सरप्राइज्ड दैट मैं मेरे घर में बैठी हूँ, वो अपने घर में बैठे हैं और वो ऑक्सीजन ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटर से, एंड इतना कसरत करने के लिए इतनी तैयार थी वो। उन्होंने कहा कि मुझे ऑक्सीजन से अगर कसरत कर सकती हूँ तो वेल एंड गुड। एंड एट द एज ऑफ 70 ऑल हर रिलेटिव्स, उनके जो सगे थे आजू बाजू में, उनकी डॉटर थी, उनकी पोती थी, तो ये सब लोग मैं जैसे जैसे बोलती थी वैसे वैसे वो पिकअप करते थे। बट दे वेर एजुकेटेड और उनको मालूम था, डॉक्टर थे घर में तो उनको मालूम था। लेकिन मेरा एक पेशेंट ऐसे थे कि जो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको ऑक्सीजन जरूरी था, तो उनको समझाने में ही मेरे 2-3 दिन लग गए कि ये क्यों जरूरी है, इससे डरने की बात नहीं है, इससे कोई एडिक्शन नहीं होने वाला है। एंड वंस एक बार ये सब समझ में आया तो उसके बाद दे वर सो हैप्पी, वो इतने खुश हुए कि बिकॉज दे काम कर सकते थे, घर का काम करने लगी। वो लेडी थी तो वो लेडी को तो बहुत चिंता रहती है कि मेरे बेटे के लिए मैं खाना पकाऊंगी कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं खाना दे सकूंगी कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें रहती है फीमेल्स को। तो वो हर बार वही पूछती थी। तो जब हमने बताया कि आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये ऑक्सीजन ले लो, सो देन फिर उनको लगा कि ये ऑक्सीजन मेरा फ्रेंड है। फिर एवरी डे दे यूज्ड टू आस्क अभी कैसे करना है, क्या करना है। वो आती थी भी इधर डिपार्टमेंट में ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज करने के लिए। आई मीन ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी वाज बैक टू हर डेली लिविंग एक्टिविटीज। फिर एंड दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन का जो स्तर रहता है वो अच्छा करने के लिए, क्योंकि फीमेल्स को तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि मैं खाना बना के मेरे घर वालों को देती हूँ कि नहीं, है कि नहीं। सुवर्णा मैडम और संपत संपत
संपत मैडम आप भी बताएंगे, मुझे दिख रहे हैं दोनों ही इसके लिए, कि उनको बहुत चिंता रहती है कि मैं खाना बना सकूंगी कि नहीं। वो बहुत बड़ा है, ऑफिस वगैरह बाद में आता, तो वो जब करने लगेंगे तो उनको बहुत अच्छा है ना। सुवर्णा मैडम आपको कुछ यस, कहना है? करेक्ट, करेक्ट है, यस, करेक्ट। बिकॉज हर पेशेंट मुझे वही पूछता है कि मुझे पहले ये बताओ कि मैं घर वालों के लिए काम करूंगी कि नहीं, फिर उनको सुकून मिलता है कि हाँ बाबा। तो ऑक्सीजन से अगर ये सब हो सकता है तो अच्छी बात है ना, फिर वो कोऑपरेट करते हैं। बट इनिशियली बहुत डिफिकल्ट जाता था उनको समझाने के लिए कि ये क्या, कैसे मदद होगी। वो एक बार समझ में आएगा तो वो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ एक चीज इधर ऐड करनी है कि बहुत ये हम सबको बेसिकली एक ऐसा गलत ये रहता है कि व्हाट वी डू इज खाना बनाते चलो खाने के बारे में नहीं आते, सपोज फॉर एग्जांपल नहाने के टाइम, ओके, ताकि मेल फीमेल दोनों को अप्लाई हो, इज नहाने के टाइम हमें ब्रेथलेस होता है, राइट? ऑक्सीजन शायद ड्रॉप होता है, ओके। सो कुछ जन क्या करते हैं कि नहा लेते हैं, फटाफट दम लगता है, सह लेते हैं, फिर आने के बाद ऑक्सीजन लगा के बैठते हैं। एक तो ऐसा टाइप है, दूसरे टाइप ऐसे है कि नहाने के पहले ऑक्सीजन ले लेंगे 10 मिनट एंड देन नहाने जाएंगे। तो सी, इट इज देयर बिकॉज वी डोंट नो द फैक्ट, ओके। तो ऐसा जो चीज है इट डजेंट हेल्प, ओके। ऐसा कुछ पावर इंजेक्शन नहीं है ऑक्सीजन की, वो लगा दिया फिर 10 मिनट नहाने के लिए आपको वो सपोर्ट करेगा, ओके। तो दैट इज रॉन्ग, ओके। सो इंस्टेड ऑफ दैट आपके पास बड़े ट्यूब्स है, बड़े 10 मीटर्स 5 मीटर्स, यू गेट ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स, यू कैन एक्चुअली आप लगा के नहा सकते हो, ओके। आपका दम कम लगेगा क्योंकि वो टाइम पे जब आप ऑक्सीजन जब ज्यादा ड्रॉप होता है आपके हार्ट पे भी प्रेशर आता है, लंग्स पे, हार्ट पे, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो प्लीज मेक प्रॉपर यूज। जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेटर है, ट्यूब है, हमारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यूज इट इन अ करेक्ट वे। सो या, थैंक यू सो मच। यस। शायद ये जर्नी में कैसा होता है ना, हम्म। पहले पेशेंट सोचते हैं पहले पेशेंट सोचते हैं कि ये मुझे क्यों, मुझे लेना है कि नहीं, मैं लेने वाली हूँ कि नहीं। फिर हम्म। बाद में थोड़ा एक्सेप्टेंस आ जाता है कि चलो मैं ले लूंगी, लेकिन कितने टाइम लूंगी, पूरा दिन लेना पड़ेगा, पूरी रात लेनी पड़ेगी, मतलब दे आर कमिंग टू अ कॉम्प्रोमाइज। और फिर बाद में एंड में वो क्या सोचते हैं कि ओके मुझे तो लेना ही है ये, तो अब मैं कितना काम कर सकती हूँ, ये ऑक्सीजन में मैं ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकती हूँ। ये 3 स्टेजेस में से पेशेंट जाते हैं हर वक्त। ओके। और फिर फाइनली दे अंडरस्टैंड दैट अगर ऑक्सीजन की मदद हो तो अपना भला ही है कि मैं ज्यादा काम कर सकूं। यस मैम। ऐसे तो बेसिकली दे मैम का कॉपरेट। कहना ये भी है कि इट्स ओके कि आपको इनिशियली नहीं पसंद ऑक्सीजन, नहीं जम रहा है, इट्स ओके, बट ओवर द टाइम यू विल लर्न। बट जब समझेगा तब प्लीज यूज करना बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। यस। शेरिल अब यस। मुझे क्या कहना है कि आजकल के बच्चे मालूम है ना हेडफोन्स लगा के घूमते हैं। हाँ जी। यस। हेडफोन्स तो इनिशियली हमको कितना ऑकवर्ड लगता था, अरे क्या लगाया है, सुनाई नहीं देता इसको ऐसे। लेकिन अभी सब एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही तुम नोज अगर प्रॉन्ग्स लगा के जाओगे, 2 दिन चर्चा होगी, तीसरे दिन देविल से अरे क्या कमाल है ये आदमी, इतना काम करता है ऑक्सीजन लेके। यू हैव टू से बी अ रोल मॉडल टू अदर्स। दूसरे एग्जैक्टली। की सोचना ही नहीं है हमको कि ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। दे आर नो वन, दे डोंट कम टू हेल्प यू एनी टाइम। यस मैम, थैंक यू सो मच। सबके लिए जो अच्छे सोचते हैं उनकी सुननी है। यस। या, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डॉक्टर मृण्मयी। मैम, एक जो चैलेंज आप फेस करते हो कि ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट्स को एडवाइस करते समय या फिर इन योर रिहैब ट्रीटमेंट यू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे है, तो वन चैलेंज कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अस लिटिल? श्योर शरल। शरल, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो आप बोल रहे थे ना, ये एक मिथ भी है। लोगों को ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी है वो मोबाइल फोन के जैसे है, कि हमने चार्ज कर लिया ऑक्सीजन के साथ एंड बाद में हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट? तो आप जो कह रहे थे ना, नहाने के पहले ऑक्सीजन लेते हैं या नहा के आने के बाद, मगर हमें जब भी जरूरत है तभी ऑक्सीजन लेना जरूरी है, राइट? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट one has to take away from today's session as well. So चैलेंज मैं पूछना चाहूंगी अपने पेशेंट्स से ही कि आपको क्या चैलेंज लगता है। आई डेफिनेटली हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट, मगर आप सब लोगों को सबसे ज्यादा चैलेंज क्या लगा? आप अनम्यूट करके कह सकते हैं सबसे ज्यादा चैलेंज जब भी आपको ऑक्सीजन
सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, सबसे ज्यादा चैलेंज क्या था आपके लिए? कोई भी अनम्यूट कीजिएगा, बोलिएगा। भावना जी, पेशेंट्स आर शाय। या एक्चुअली अच्छा, फर्स्ट टाइम बोलिए। लगा के आप बाहर जाते हो ना, तो तुमको लोग देखेंगे, फिर क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे करके जो प्रेशर आता है, वो चैलेंज लगता है। फर्स्ट टाइम लगा के जाना ही चैलेंज होता है। परफेक्ट, दैट्स व्हाट सबसे बड़ी चीज आज तक टिल 17 इयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस जो मैं लंग पेशेंट्स को देख रही हूँ, सबसे ज्यादा मैं आईएलडी पेशेंट्स, फाइब्रोसिस के पेशेंट्स डील करती हूँ। एंड इसमें सबसे ज्यादा मैंने ये देखा है कि सोशल एम्बैरेसमेंट ये पेशेंट्स को लगता है। अभी आप ऐसे कोई क्यों नहीं सोचता है कि किसी को अगर घुटने में तकलीफ है या घुटने की नी रिप्लेसमेंट हुआ है, वॉकर लेके चल रहा है, कोई ये नहीं देखता अरे वॉकर लेके चल रहा है। मगर हर एक इंसान ऐसे क्यों सोचता है अच्छा मुझे ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इसमें आधी बीमारी है। सो स्टॉप थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर इज वन ऑक्सीजन स्टोरी हियर जो मुझे काफी इंस्पायर करती है। मेरे पास एक पेशेंट है जो रायपुर के है। इन्हें शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर, वो खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर सिन्हा। आई वॉन्ट रिवील द फर्स्ट नेम। इन्हें लंग फाइब्रोसिस है। अभी लंग फाइब्रोसिस के साथ इवेंचुअली जैसे प्रोग्रेस हुआ, उनका कंडीशन ऑक्सीजन लेना जरूरी हुआ। कोविड के इसमें तो तभी ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने लिए। जब भी इन पर्सन चालू हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ अपने लेक्चर्स लेने जाते थे। सो दैट वाज मोस्ट इंस्पायरिंग कि अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वो ऑक्सीजन के साथ, ना ही ये कॉन्फ्रेंसेस में जाके अपने पेपर, रिसर्च, पब्लिकेशंस भी प्रेजेंट करते थे और इन्हें अवार्ड्स भी मिले। सो दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। यानी सोचे, खुद डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं दूसरे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करूंगी ऑक्सीजन के साथ, ये नहीं सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को कैसे रिप्लाई करूंगी। एंड लोग भी उतना समझते हैं। बिकॉज ऑफ कोविड लोगों में काफी जानकारी आ चुकी है कि ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो लोग ऐसे सोचते नहीं है कि अच्छा आप ऑक्सीजन क्यों यूज कर रहे हो, जरूरत है, यूज करना पड़ता है, ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा नॉर्मलाइज होने के लिए समय लगता है, एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, छोड़ देंगे। सो डोंट पे अटेंशन कि लोग क्या कहेंगे। लिव योर लाइफ as much as happily as you can, even with ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे है तो ऐसे नहीं कि खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, बेड रेस्ट पे रहना है। ऑक्सीजन के साथ आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, मूवी भी जा सकते हैं, मॉल भी जा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। सो ये मन में से डर हटा दीजिएगा कि ऑक्सीजन के साथ कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। राइट, एक सिर्फ चीज नहीं कर सकते, आग के पास जाना। रेस्ट एवरीथिंग आप सब कुछ चीजें कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर शेरिल। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एज वेल। Yes, ma'am. I just wanted to add एक question आपको पूछना था कि see majority of, I'm not saying females are more ILD patients what we see. So cooking is something they have to, okay? So nasal prongs लगा के 1-2 liters पे रख के, is it advisable? डेफिनेटली नॉट। Okay. ओके, Is फर्स्ट there any? फॉरमोस्ट थिंग आपको याद रखना है, ऑक्सीजन ये एक आग को बढ़ावा दे सकता है। तो ऑक्सीजन के पास आपको बिल्कुल आग के पास नहीं जाना है। कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। यानी दैट कैन बी दिया, अगरबत्ती, गैस है, या कुछ भी कोई स्मोक कर रहा है, ये भी आपको अवॉइड करना। But ऑक्सीजन ऐसे, यस, लेट मी फिनिश। सो ऑक्सीजन निकाल के भी ऐसे लोगों को रहता है ऑक्सीजन निकाला एंड तुरंत फिर हम गैस, नो, इसमें चार्ज पार्टिकल्स आपके ऑक्सीजन के चेहरे पे रहते हैं। सो उसे निकाल के आप तुरंत गैस के पास भी नहीं जाइएगा। आई अग्री कि पेशेंट्स, स्पेशली फीमेल्स जो है, कुकिंग एंड एवरीथिंग, मगर आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बैठ के कर लीजिएगा सारा, कि जो चॉपिंग वगैरह है सब कुछ आप बैठ के कर लीजिएगा। अगर माइक्रोवेव है या इंडक्शन है उसे यूज कीजिए, या फिर जब भी आपको पॉसिबल है
आप एक चेयर वगैरह ले लीजिए, सब आपका प्रिपरेशन करके रखिए। ऑक्सीजन अगर हो सके थोड़ी देर उतार के रख दीजिएगा, एक 10 मिनट के बाद देन यू कैन डू हिज कुकिंग, बट विथ ऑक्सीजन स्ट्रिक्ट नो। इवन हम पेट्रोलियम जेलीज बोलते हैं या कोई क्रीम्स बोलते हैं, वो भी हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को चेहरे पे लगाने के लिए जो ऑक्सीजन पे है। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के साथ आग के पास बिल्कुल नहीं जाना। आप बहुत लोग देखे रहेंगे कि आपकी जो मशीन है कॉन्सेंट्रेटर, उसमें ही स्मोकिंग या ऐसे कुछ फायर का एक साइन रहेगा एंड एक क्रॉस मारा हुआ रहेगा, राइट। सो ये इसीलिए है कि ऑक्सीजन के साथ आपको आग के पास नहीं जाना है। सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिए और फॉलो कीजिएगा। Okay, I hope Cheryl, Yes, Dr. yes. Cheryl, I've answered this. Yeah, it was helpful. So वही मुझे पूछना था कि कुकिंग इज समथिंग जो करना ही पड़ेगा. So a little practical tips which you actually helped with, you know. But there are few patients जो nasal prongs लगा के उसके ऊपर मास्क लगाएंगे to prevent. It's wrong, right? Of course, it's wrong. It's wrong. It's wrong. Okay, fine. ठीक है. So basically जिधर जरूरत नहीं है, you can actually keep it and then do it and then wear it prior things to be done, right? Yeah. Yes. Oh. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, प्लानिंग सब Yes. ऑर्गेनाइज करके अगर करेंगे तो हो जाएगा। प्री प्लान्ड होना चाहिए, काट के रखेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकल जाएंगे उधर से ऐसे। Okay, yes, thank you so much. So आपकी एक्टिविटी है जो आपको ऑक्सीजन के साथ करनी है, प्लान कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, पेसिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो हम जो बोलते हैं वो कीजिएगा। उसके बाद अगर हेल्प होती है यहाँ पे आपको अवेलेबल, प्लीज टेक हेल्प। ओके, Yes, thank you so much, Dr. Mrinmay. Okay, so coming to the next question to Mrs. Suvarna. So basically, Mrs. Suvarna has started using portable oxygen, okay? Like I think since like few months, okay? तो वो खरीदने के लिए भी एक रीजन था, वो जो शेयर करेंगे। एंड हमें सिर्फ आपसे पूछना है कि हाउ कंफर्टेबल आर यू, आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है। इनोजेन कंपनी का पोर्टेबल कॉन्सेंट्रेटर शी इज यूजिंग, which is the best one in town. There are different types also. If you can, if you want to buy, you can. Basically, तो मुझे वही पूछना है कि आप जब से यूज कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉन्सेंट्रेटर क्योंकि उसमें 6 सेटिंग्स है कि आपको कम चाहिए तो 1 पे रख सकते हो, फुल चाहिए आपको स्टेयरकेस चढ़ना है या फास्ट ज्यादा वॉकिंग करनी है तो आप 6 पे रख सकते हो। तो हमने जब ये खरीदा तो हमको घूमने के लिए बाहर जाना था, मतलब शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली हम लोग गए थे। तो घूमने जाने के 2 दिन पहले हमने इसे खरीदा और वो लेके हम लोग गए थे। तो रेट इज समवट हेवी एक्चुअली, लेकिन फिर भी जब हम लोग मतलब जब बहुत हीट थी वहां पे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, तो कुछ बार ऐसा भी हुआ कि मिस्टर पकड़ के आगे चल रहे हैं और मैं पीछे से चल रही हूँ। तो नियरली 20-25 मिनट हम चल के वो देखा। एक गार्डन ऐसा था कि हमने एंट्री किया और एग्जिट कहाँ से है वही समझ नहीं रहा था। हम घूम रहे थे। तो वहां पे भी हमको वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आई। हम रुके, सिर्फ पल्स बढ़ता था करके हम लोग रुकते थे चल के, पर ऑक्सीजन अच्छा रहता था वॉकिंग के लिए। सो ये ऑक्सीजन का इनोजेन कॉन्सेंट्रेटर का जो है एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा है एक्चुअली। थोड़ा ये है पर मैं थोड़ी देर यूज करती हूँ, फिर जाती हूँ तो स्टेयरकेस पे यूज करती हूँ, यहाँ पे गाड़ी पे जाने तक यूज करती हूँ। तो इतना मैटर नहीं करता। अभी मेरा प्लान है उसको बैकपैक वगैरह बनाने का, मैं बाहर गई तो मैं बैकपैक बना लूंगी सो दैट नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। Okay, thank you so much. So basically, see, I understand वो थोड़ा heavy लगता है क्योंकि shoulder pain होता है. If any, Dr. Mrinmay or Dr. Jayamala, if you want to add on to this, or Dr. Swati Vyas, you can just add. So basically, heavy है, but then, for example, if you go to a what do you say, grocery shop or the mart or any shopping place, you can keep it in a trolley or you know something like that. और आपके साथ कोई रहेगा कि कोई आपका family member है, they can hold it, you know. सो देखो अभी कुछ यूज कर रहे हो चीज, उसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करना भी नेसेसरी है। तो पोर्टेबल या in a mall it is not necessary to use because you are not working continuously, you are not working ना। हाँ, ओके गॉट इट। के पास रुकते हो, उससे सकते हो, तो वो जरूरी नहीं होता। we don't use it in malls
ओके, सो बेसिकली जिनको ज्यादा ऑक्सीजन कंटिन्यूस लगता है दे कैन यूज इट. Basically, always monitor your oxygen or oximeter. Okay, you also have the smart watches nowadays. So, portable oxygen concentrators are useful. Use it in a proper way. You also have a backpack thing, and you can, as of मेरे काफी patients लंदन भी घूम के आए, plane में use किया. So, Dr. Mrinmay, I just wanted to ask you one question is, resting पे suppose patient का oxygen is good, okay, it's about 90-95 है, but walking पे it desats to below 88, like after 2-3 minutes of walk. If they are planning to travel by plane, does the resting oxygen drop or face any issues? See, कैसे है एक आई वुड लाइक टू ऐड विद मिसेस ओवर, आई एम वेरी हैप्पी कि आप ट्रैवल करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये बढ़िया चीज है. इसमें कुछ टिप्स डेफिनेटली ये है कि पोर्टेबल, आप मेन पोर्टेबल का यही हिस्सा है कि आप पोर्टेबल के साथ यू गेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ये आप, हमारे अभी रिसेंटली मेरे एक पेशेंट है जो पेरिस गए थे, सो इन्हें 24 आवर्स ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो केबिन प्रेशर्स आते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड है, कितने घंटे की फ्लाइट है, इसके ऊपर भी आपका ऑक्सीजन डिपेंडेंट रहता है. सो ऑक्सीजन जब भी आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे ऑक्सीजन ड्रॉप होता है. सो जब भी आप पोर्टेबल मशीन्स कैरी करते हैं, इसमें आपको जब भी ऑक्सीजन के साथ अगर फ्लाइट में जाना है स्पेशली, तो आपको ध्यान देना है कि एक आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरीज है, इसकी आपके चार्जर्स है अवेलेबल, आपका जो डिवाइस है वो FAA अप्रूव्ड है, कि जो एयरलाइंस अप्रूव करती है. सर्टन चाइनीज में एक नहीं अप्रूव्ड है, जैसे इनका इनोजन है, दैट इज FAA अप्रूव्ड. फिलिप्स के जो कंपनी के आते हैं वो FAA अप्रूव्ड है. एंड आपको इतना बैकअप रखना है कि 150% ऑफ द ट्रैवल टाइम ये आपका लेओवर यानी स्टॉप, अगर आपकी सपोज 4 घंटे की फ्लाइट है और 1 घंटा आपको कहीं पे रुकना है, तो टोटल हमारे 5 घंटे की फ्लाइट हो गई इंक्लूडिंग स्टॉप. आपके पास करीबन 5 एंड उसका हाफ, दैट इज 2.5, 7.5 आवर्स ऑक्सीजन चले, इतना बैकअप होना चाहिए, ये आपको कैरी करना है. सो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है जब भी आप ट्रैवल करते हैं. सारे पेशेंट्स को ऐसे नहीं है कि जरूरत कंटिन्यूस लगेगी, आपको कंटिन्यूसली जरूरत नहीं लगती है. शायद से एक्टिविटी, जब आप वॉक टेस्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है आपका डीसैचुरेशन हो रहा है या नहीं. ओके, तो वो एक ये होता है, इंडिकेशन होता है हमें ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करने के लिए. बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका रेस्टिंग सैचुरेशन बढ़िया रहेगा 95 अबाव, मगर 88 के बिलो ड्रॉप करेंगे वॉक करते वक्त या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त. सो मॉनिटर कीजिएगा आपकी फ्लाइट कितने घंटों की है, शॉर्ट फ्लाइट है, लॉन्ग फ्लाइट है, उस हिसाब से बहुत हायर एल्टीट्यूड वाली है, या आपको कहीं पे हिल स्टेशन जाना है तभी ऑक्सीजन कैरी कीजिएगा. फिर ये दिस यू विल हैव टू टॉक टू योर चेस्ट फिजिशियन. जो आपको चेस्ट फिजिशियन से ट्रैवल करने के पहले बात करके आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है ये भी देखना है, आर यू फिट टू ट्रैवल. ओके मैम, सो ये चीज आपको ध्यान देनी है while traveling, especially air travel. So basically, resting oxygen अच्छा हो तो भी when you travel by flight, altitude के हिसाब से the oxygen drop can happen, right? Yes. Higher altitudes पे ड्रॉप होने के चांसेस है, बट सारे लंग पेशेंट्स के ड्रॉप होते ऐसे नहीं है. आप वॉक टेस्ट कीजिएगा, 6 मिनट वॉक टेस्ट, यू विल गेट अ रफ आइडिया एटलीस्ट कि वॉकिंग में आपका डीसैट हो रहा है या नहीं. Okay, okay. But since plane is just sitting, so they are like, "Kyun zarurat hai?" So is that what do you answer on that? So it's higher altitude. Yeah, exactly. So that's the point. Okay, cabin pressure. Yes, yes. So इसलिए प्लेन ही नहीं, आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, so बहुत सारे पेशेंट्स को महाबलेश्वर अवॉइड करने के लिए बोलते हैं for that same reason. Okay, yeah, got it. Yes. ये मैंने एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग एक शादी में गए थे, शिमला गए थे. तो शिमला जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है. तो हम लोग जब होटल में थे तो एट रेस्ट भी मेरा ऑक्सीजन 85-86 जा रहा था, और वॉक करने के बाद तो 75 पे पहुंच रहा था वहां पे ऑक्सीजन. तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑक्सीजन लगा के सोना पड़ा.
एक दिन दूसरे दिन शादी थी, तो फिर एक दिन हमने ऐसे ही निकाला, फिर दूसरे दिन शादी अटेंड की, वो थोड़ा नीचे था, तो वहां पे मेरा ऑक्सीजन 90 तक रहा, और शादी अटेंड की अच्छे से, और फिर हम नीचे आ गए, फिर दिल्ली वगैरह। Oh, yeah. Okay. Thank you so much. मैंने Yeah. तो एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैं इतनी सरप्राइज हो गई थी वॉकिंग, मतलब कार से हम जा रहे थे, ऑन द वे ओनली, हम जस्ट चाय पीने के लिए हम लोग उतर गए, और चल रही हूँ तो मुझे चलने को नहीं हो रहा है, देखा क्या हुआ, तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, 83 ऑक्सीजन। Okay. Yeah. Got वहां it. से हम समझ गए कि यहाँ से ऑक्सीजन कम होने वाला है, फिर हम ऑक्सीजन लेके ही चले, उसके बाद दोनों एट अ टाइम चार्जिंग और ये दोनों करना पड़ा है, दैट उस टाइम चार्जिंग चालू रख के ऑक्सीजन लेना, दोनों चालू रखा रात भर। ओके सो जैसे सुवर्णा जी शेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए थिंग्स आर सो सिंपलर एंड द वे शी इज अप्रोचिंग थिंग्स, अप्रोच जो रहता है ना, मतलब डर के मामले डर जाना, उससे और ऑक्सीजन कम होगा, दम लगेगा, पैनिकिंग होगा, इससे अच्छा आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होगा, चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किए रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जाने के पहले शी हैड अ टॉक विथ मी, देन आई हैड अ टॉक विथ सम एयरलाइन पीपल, अदर फिजियोथेरेपिस्ट जिनको एक्सपीरियंस था। सो इफ यू आर प्लानिंग, इधर जो भी अटेंड कर रहे हैं, आपको आपके बेटी के पास लंदन जाना है या गांव जाना है या किधर भी, फॉर एनी फेस्टिवल यू वांट टू ट्रैवल बाय फ्लाइट, पहले आपके फिजियोथेरेपिस्ट से, आपके चेस्ट फिजिशियन से टॉक, डिस्कस विद देम, शायद थोड़ा इन्फो मिले, हेल्प मिले, एंड देन यू कैन गो सेफ, यू कैन ट्रैवल, यू कैन एंजॉय। सो थैंक यू so much once again. Yes. Anil, Yes, ma'am. I Sure. would like to सुवर्णा मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके स्टोरीज इतने एडवेंचरस है, आप बिंदास जाते हैं चाय पीने किधर भी, दैट्स गुड, बट दैट्स वेरी गुड। यू शुड लीड अ ट्राई नॉर्मल लाइफ टू एज मच गेट एज पॉसिबल। ऑब्स्ट्रक्टेड, हाँ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए मुझे। मैं आज भी हाँ, मैं रेडी रहती हूँ अकेले जाने के लिए, तो घर के लोग मुझे वेरी जाने गुड, ही नहीं देते। Yes. So जब वेरी गुड। yes. योर फैमिली मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, इट Yes. मींस। So जब भी घर के लोग की बात आई है, so the next question goes to Dr. Swati Vyas. So basically, you are a very important role, played an important role in your mom's life. So what was your, what do you say, reaction when you came to know that as they, she will require oxygen, and so how did you approach regarding that? Yeah, so as I mentioned, Cheryl, it was scary at first क्योंकि हम काफी समय तक ना, मेरी मदर का डिजीज डायग्नोस नहीं हो पाया। Mm-hmm. हमने मतलब वो सब डॉक्टर्स के पास जाती, उनको रूमेट और आर्थराइटिस था, वो डॉक्टर्स के पास जाती थी, वो बोलती थी मुझे घुटन होती है। डॉक्टर से कुछ नहीं है, आप टेंशन ज्यादा ले रहे हो, आपके घुटने के दर्द से आप टेंशन में आ रहे हो, घुटन नहीं है, सांस सही है। तो वो बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स के पास हम गए आरए के लिए, और सबने बोला कि आपके सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऑल ऑफ अ सडन हम फाइनली एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला आप पल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो लंग्स के डॉक्टर होते हैं। उन्होंने हमें भेजा कि आप लंग बायोप्सी कराइए, फाइनल डिजीज पता चलेगी। ये सब कुछ करने के बाद भी हमें डिजीज नहीं पता चली, लेकिन मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन होते थे, अचानक से बहुत रेस्टलेसनेस होके सांस नहीं आता था। तो एक्चुअली एक नर्सिंग स्टाफ ने मुझे एक दिन बोला, क्योंकि मैं हर दिन हॉस्पिटल आना जाना मेरा रहता था, उसने मुझे बोला दीदी एक छोटा सिलेंडर खरीद लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप आंटी को हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पाओगे। और ये सेंटेंस सुन के ना, मेरे आज भी वो याद करके मेरे स्पाइन में एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। इट इज वेरी स्केरी। सो हाउ डिड आई डू इट? जैसे मैम ने बोला ना अप्रोच, आई केप्ट दैट पॉजिटिव अप्रोच कि ठीक है, अभी जैसे कोई सिचुएशन आ गई है, तो अब मैं बैठ के इसके ऊपर रोती रहूं और यही फोकस करती रहूं कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, या मैं ये सोचूं कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूं। तो मैंने सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान दिया, और अपनी फैमिली को भी मोटिवेट किया कि सोल्यूशन पे फोकस करें, क्योंकि मेरे फादर भी ओल्ड थे, मेरी मम्मी भी एज कर रहे थे। तो मैंने वो, जब आप थोड़ा एज करते तो डर भी थोड़ा ज्यादा लगने लगता है, कि फैमिली को कैसे देखेंगे, बच्चे इतना अकेला कैसे, क्योंकि हम कितने भी इयर्स के हो जाए उनको ऐसे लगता है ये बच्चे हैं, ये कैसे कर पाएंगे। तो मैंने अप्रोच को पॉजिटिव रखा, और डेफिनेटली खुद को मोर एजुकेट किया बाय मीटिंग विद मोर पीपल, बाय टॉकिंग मोर विद माय डॉक्टर्स वेरी ओपनली, आस्किंग वेरी, उस टाइम पे सकता था मैं बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, बट आई वेंट अहेड एंड आस्क्ड एवरीथिंग दैट आई कुड आस्क. So that really helped me communicate with more and more people, and that is where
आई स्टार्टेड द ब्रीदिंग वॉरियर का आइडिया भी वहीं से आया कि ऐसा ना लगे कि हम एक अलोन पर्सन है। जैसे सुवर्णा जी ने भी बोला ना कि वो पहली बार ऑक्सीजन लगा के जब बाहर निकलते हैं ना, तो पहला कदम बहुत टफ होता है फॉर एज अ पेशेंट की फैमिली भी और पेशेंट के लिए भी। तो वहीं से मैंने सोच लिया था कि इसको मैं नॉर्मलाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी की गलती नहीं है कि किसी को कोई डिजीज हो गई तो कोई फॉल्ट थोड़ी है कि आपको लेबल लगा दोगे। तो मैं उसको नॉर्मलाइज करना चाहती थी और उसको एजुकेट करके अब इसका सोल्यूशन क्या ढूंढना है उस पर फोकस था। तो ये तरीका मैंने यूज किया, उसमें बहुत सारी डिटेल्स है, बट आई होप आई एम आंसरिंग। Yes, thank you so much. Basically, see, इधर I doubt किसी के I mean relatives listening to this program. Maybe they are listening, but besides the camera. But इधर जो भी patients है, मेरे patients है या फिर other physiotherapist के patients है, I really agree that they are playing an important role. जिनके contact में मैं आई हूँ, for example, Mrs. Saroja, Mrs. Bhavna, Mr. Nagda, उनके डॉटर्स, उनका फैमिली बहुत मेरे से डिस्कशन करना, ओपननेस रखना, हाउ टू हेल्प, व्हाट टू डू, दे आर डूइंग अ ग्रेट रोल। सो इधर आप आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता है बेसिकली इफ दे आर नॉट अटेंडिंग दिस, और एल्स आई विल सेंड यू अ वीडियो, आप उनको ये सुना सकते हैं ताकि देयर इज अ कम्युनिकेशन इन द फैमिली एंड यू ऑल गो टुगेदर। ओके, सी इफ यू आर डिस्टर्ब, इफ योर माइंड इज डिस्टर्ब, आपका फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा, आप उनको समझ नहीं रहे, वो आपको समझ नहीं रहे, तो things will be more bad. Okay, the environment will be more bad, so try to support each other and lead a normal life. So thank you so much once again. So Cheryl, I मैं एक just बात want to yeah, बोलूं? lines yes, sure, yes, sure, can ma'am. I? जयमाला जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, स्वाति, यू कैन कंटिन्यू। एक तो डिस्कशन हो रहा था हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन ड्रॉप करने का। So I am a 36-year-old. I am not diagnosed with any kind of medical situations. 5 years back, when I was 31 years of age, I went to Ladakh and Leh for a solo trip. और वहां पे मेरा भी ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया था। आई ब्लैक्ड आउट फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि वो एल्टीट्यूड इतना हाई होता है। खारदुंगला सबसे हाईएस्ट माउंटेन टॉप है, और वहां पे मैंने बहुत खुश होके भाग के नदी को टच करने का कोशिश किया, एंड आई ब्लैक्ड आउट फॉर 5-10 सेकेंड्स। सो कोई भी पर्सन, चाहे उसको कोई लंग डिजीज है या नहीं है, वो हायर एल्टीट्यूड पे जाएगा तो ऑक्सीजन ड्रॉप करेगा। तो इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लंग सिचुएशन ऑफ द पर्सन, दैट इज अ लाइक नॉर्मल थिंग। दूसरा ये कि वो खाना बनाने की जो बात हो रही थी ना, वो उसके लिए भी मैंने मेरी मम्मी को बहुत प्रेप किया और सपोर्ट किया, क्योंकि वो हमेशा वो प्रोवाइड करते रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि फीमेल्स बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि वो खाना बनाना चाहते हैं, बट हमें एक बात बहुत समझनी चाहिए, एंड आई अग्री विद डॉक्टर मृण्मय हियर कि अब ना डायनेमिक्स चेंज हो गई है। आप जो अपनी लाइफ में आज तक करते आ रहे थे उससे डायनेमिक्स चेंज हो गई है, सिचुएशन बदल गई है। तो बदलती हुई सिचुएशन के साथ सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है। चाहे आप आज तक खाना बना रहे थे अपनी फैमिली के, लेकिन अब उसके लिए अगर सपोर्ट ले सकते हो, कोई हेल्पर रख सकते हो, कुक रख सकते हो, तो वो 100% करना चाहिए। क्योंकि हर समय एक ही तरह का लाइफ जीना ये कंपल्शन नहीं है, और ये हमारे ही मन का बैरियर है कि हम औरतें हैं और हमें खाना ही बनाना है, और अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम हमारे बच्चों को प्यार नहीं करते। तो प्यार जताने के दूसरे तरीके ढूंढ सकती हैं मम्मीज, रादर देन अगर वो खुद हैप्पी रहें और अगर वो हमसे और अच्छे से बात करें तो भी प्यार फील हो जाता है। सिर्फ खाने से ही प्यार फील नहीं होता, तो वो भी मेथड ट्राई कर सकते हैं मदर्स। Yeah, that's all. Yes, Swati, yes. you have gone through all this and you are telling all real experiences. I appreciate it very much. And मुझे एक ही बात कहनी है सब पेशेंट्स को कि अब ऐसा समझो कि अगर ऑक्सीजन नहीं होता, वो लेवॉइजर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सीजन पहले डिस्कवर किया और फिर बाद में हमको दे दिया कि तुम्हारे लंग्स में ये जाता है। अगर ये नई डिस्कवरी होती तो हम ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, फिर हमारे पेशेंट्स का क्या होता? एटलीस्ट हमारे पास एक दवा है ऑक्सीजन नाम की, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन हमको करना है। ऐसा नहीं कि ये मुझे ही क्यों मिला, अरे मिला है, कुछ तो सोल्यूशन है। अब कैंसर पेशेंट्स है, क्या दवा दे सकते हैं हम? लेकिन ये लोगों को हम एटलीस्ट ऑक्सीजन हम आसानी से मिलता है तो उसका फायदा उठाना ही चाहिए हमें। एंड वी हैव टू थैंक गॉड that it is made available for us, patients like us.
होना ही है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अरे मुझे ये क्यों, ऐसा थैंक करो कि अरे एटलीस्ट कुछ है हमारे लिए आगे जाने के लिए, ऐसा सोचना चाहिए। Thank you so much, Dr. Jaimala ma'am. We have Dr. Tejas with us. So, sir, are you able to hear me? Yeah, I can hear you, madam. Yes, sir. So welcome to the session. Yes, yes. So can we start with, can we begin with your questions we have planned for you? Yes, madam, surely, Okay, yes. yeah, okay. So basically, sir, we had a very good discussion prior just to give a brief idea about portable oxygen concentrators, oxygen कैसे help होता है. So आपको we wanted to ask as a chest physician, what problems you face while telling the patients की oxygen का need है, and a little your experience and your story regarding any patient of yours जिनको लंग कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी हेल्प हुआ है एंड कैसे हेल्प हो रहा है, एंड योर एडवाइस टू ऑल आवर पेशेंट्स हियर हु हैव जॉइंड, just in Right. few words, sir. Right. So initially, जब I think we'll stick to Hindi as the medium Yes, for sure. Yes, sir. conversation. So initially, जब हम ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी पेशेंट को, तो it is taken very negatively by the patient and the relatives, thinking that this is most probably going to be forever, this is most probably going to increase, और ऑक्सीजन से लेके अभी बाईपैप की जरूरत पड़ सकती है, या वर्सन हो सकता है कंडीशन, या ये एडिक्टिव हो सकता है, ऐसे बहुत ज्यादा मिथ्स एसोसिएटेड रहते हैं. तो हम जब प्रिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीजन, आई मेक इट वेरी वेरी क्लियर दैट दिस इज समथिंग दैट योर बॉडी नीड्स. इट इज नॉट समथिंग दैट इज एडिक्टिव. It is not something which has any drug or anything which is going to cause any dependence as such. This is like water for you for the time being. You have to use this so that your lungs, your brain, your heart, all the organs get the oxygen that they deserve and they need to function properly. So this is my advice on day one. And secondly, I always tell the patients, both of us have worked together with so many patients who we have reduced the requirement of oxygen dramatically. Some of the patients are not on oxygen today, who are advised oxygen and BiPAP for life, and those patients today are not on oxygen, right? At least oxygen advised patients are now on room air. BiPAP patients still require it. But there are ways that you can motivate the patient. You can tell them that yes, you are requiring oxygen today. आज आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, पर इसका मतलब नहीं कि आपको जिंदगी भर लगेगा, या ये आपको इसका रिक्वायरमेंट आपके लिए बढ़ता जाएगा. ऐसा नहीं है. आप वर्क टूवर्ड्स इट, आप मेहनत करो, आप फिजियोथेरेपी करो, आप मेडिसिन लो, आप पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के एडवाइजेस फॉलो करो, और ये ऑक्सीजन आइदर इसी लेवल पे रहेगा या इससे कम भी हो सकता है. Even in cases which have been labeled as progressive interstitial lung diseases, we have managed to stabilize the oxygen requirement of the patient for more than 1 year, which in itself is a very, very significant achievement. Where they say that chances of survival or 5-year survival is very poor. In those patients also we have stabilized the oxygen requirement, rather reduced the oxygen requirement also. Oxygen की जरूरत भी हमने कम की. So that is my advice to the patient. Stay motivated, stay focused. Oxygen is not something which has to be taken negatively. Okay, take it positively. This is like water for you, and this is like petrol for your car, and this is going to give you the energy to stay put and keep going. Okay, and that is my advice. Yeah. Thank you so much, sir. It was really helpful. Yes, sir. So we're actually moving to the third round of questions. So we'll move to Dr. Mrinmay. Sorry, I couldn't give the Dr. Tejas introduction. Dr. Tejas is a pulmonologist and is practicing at Suchak Hospital, Malad, and Kafi hospitals from Virar to Goregaon area. And he has a great expertise in and a very good positive approach and motivation to the patients regarding pulmonary rehab. So, and the teamwork which he does is really helpful. So we welcome you, sir, once again. Yes, sir. So much. Yes, sir. So the next question is to Dr. Mrinmay. Is one tip that you can give patients who are using oxygen regarding their nasal prongs, या फिर oxygen concentrator? Just like what are your tips which you can share? श्योर डॉक्टर शेरिल, एक टिप तो हमने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के साथ आग के पास नहीं जाना है. दैट इज फर्स्ट फॉरमोस्ट.
सेकेंडली, हम बहुत बारी देखते हैं, मेनी टाइम्स आई हैव कम अक्रॉस कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आपके ऑक्सीजन ट्यूब्स जो है, कैनुलास है या मास्क है, वो बहुत महीनों तक या कोई कोई लोग सालों तक इस्तेमाल करते हैं. इज दैट राइट? किसी को पता ना? सो ये चीज है, ये आपको सबसे अहम चीज है कि आपकी ऑक्सीजन ट्यूब है, ये आपको, अगर आप कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो एवरी मंथ यू हैव टू चेंज योर ऑक्सीजन कैनुला. अगर आप इंटरमिटेंटली यूज कर रहे हैं तो 2 महीने के बाद आपको चेंज करना है, इसे डिस्कार्ड करना है. इफ यू हैव लैंडेड अप इन इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन रिजॉल्व होने के बाद आपको वो ट्यूब फेंक देनी है और नहीं लेनी है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिडिफायर बॉटल. ह्यूमिडिफायर बॉटल में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमने देखे हैं कि दे डोंट चेंज द वाटर एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे. ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद चेंज करते या टॉप अप करते रहते हैं. राइट? आपने बहुत बार देखा है कि आप सिर्फ ऐड करते, चलो सिर्फ ऐड करते. सो नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. आपको जो पानी है वो एटलीस्ट कम से कम एवरी ऑल्टरनेट डे चेंज करना है. डिस्टिल वाटर यूज करना है, टैप वाटर बेसिकली अवॉइड करना है. अगर आपके पास एक्वागार्ड का पानी है तो इसे गर्म कीजिएगा. ये पानी को गर्म करने के बाद इसे ठंडा करना है, ढक के रखिएगा एंड उसके बाद ही ह्यूमिडिफायर बॉटल में आप डालिएगा. ह्यूमिडिफायर बॉटल का क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हफ्ते में 1 बार तो उसको स्टेरिलाइज कीजिएगा. ऑक्सीजन कैन्यूला है, इसे भी आप अल्कोहल वाइप से क्लीन कर सकते हैं. जब भी आप रखते हैं इसे ऐसे ही नहीं कि कहीं पे फेंक दिया, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें से आपको डायरेक्टली ऑक्सीजन जा रहा है. अगर इसमें कोई भी कीटाणु है आपकी ह्यूमिडिफायर बॉटल में या कैनुला में, ये आपके लंग्स में डायरेक्टली जाएंगे. सो इसे साफ रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे इन्फेक्शन ना लगे. So I think so that these are the most important tips as compared to what other things. I tried to add a few more rather than one tip itself. नॉट अ प्रॉब्लम मैम. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि नेसल कैनुला ऐसा है कि खराब होता है ऐसे, इट्स नॉट सीन. ओके, इट बेसिकली ऑफ कोर्स वी कीप इट इन अ गुड कंडीशन, बट चेंजिंग इट इज नेसेसरी बिकॉज हम देखते हैं कि काफी कबार अचानक से हमें इन्फेक्शन हो जाता है, वी लैंड अप इन हॉस्पिटल. So not a proper use of the nasal cannulas or tubes can be a reason, can be, okay? So yes. So our next question. So बहुत yes, बार yes. I have come across is बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि हम खा अच्छा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग, हम वैक्सीन ले रहे हैं, हमें बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने कैन्युला चेंज नहीं किया 1.5 साल से 2 साल से. सो उसकी वजह से काफी बार ऐसे होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं. सो आप थोड़ी ध्यान रखिएगा इस पे कि हर महीने अगर आप कंटिन्यूस ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो हर महीने चेंज कीजिएगा. अगर बीच बीच में आपको ऑक्सीजन कहा गया है या सिर्फ ओवरनाइट तो 2 महीने के बाद चेंज कीजिएगा. ओके? Oh, thank you so much, ma'am. Yeah, our next question is to Dr. Tejas. Sir, since sorry. So should we wait for the question? Okay. Yes, madam. Yes. So the question, जिधर ऑक्सीजन की बात हो ही रही है, sir, we wanted a short your approach or your views regarding BiPAP machine which we use, Yeah. CPAP in the night. So see, it is actually irritating. The fact, हम सभी पता है कि it is a big machine on the face, and then it's very irritating to be really. The fact is that, but जरूरत है तो लगाना पड़ता है. So what is the actual role and a little advice that you can give our patients ताकि उनका compliance बढ़े, मतलब they are motivated to use it. Yeah. Okay. So the BiPAP or the CPAP that we are using in our patients is not exactly associated with just supplementation of oxygen. Okay, that is the most important part. CPAP is given to patients. CPAP हम उन patients में देते हैं जिनको obstructive sleep apnea होता है. Okay, so CPAP मतलब continuous positive pressure. So the pressure in that machine remains the same throughout.
वेदर पेशेंट सांस अंदर ले रहा है या बाहर छोड़ रहा है, सीपैप में सेम प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा. एंड सीपैप इज जस्ट सो दैट द एयरवे डज नॉट गेट कंप्रेस्ड व्हेन द पेशेंट फॉल्स asleep. So that is how you maintain the patency of the airway. उस सीपैप से आप जो है एयरवे को खुला रखते हैं और पेशेंट का ओवरनाइट ऑक्सीजनेशन मेंटेन करते हैं. ओके. So CPAP is basically used in obstructive sleep apnea patients so that the airway does not collapse and there is no snoring and the brain and all the vital organs get the oxygen that is required for them. Secondly, BiPAP जो होता है, BiPAP उन patients में दिया जाता है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की संभावना है. So basically सांस अंदर लेना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, बट सांस बाहर छोड़ना इज अ पैसिव प्रोसेस. उसके लिए हम कोई शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं. बराबर. तो जब पेशेंट को सांस फूलने लग जाता है, पेशेंट खुद से सांस अंदर ले लेता है, बट बहुत कम बार ऐसे होता है कि आप खुद से सांस छोड़ रहे हैं. ओके, इफ यू हैव एक्सपीरियंस. सो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. सो जिन पेशेंट्स के लंग्स कुछ हद तक वीक हो जाते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हवा, वो सांस ले तो रहे हैं मसल्स का इस्तेमाल करके, परंतु हवा अंदर लेने के बाद जो ऑक्सीजन है वो अब्सॉर्ब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है, बट वो बाहर नहीं निकल रहा है. तो इन केसेस में हम बाइपैप का प्रयोग करते हैं. तो बाइपैप में बेसिकली हम 2 प्रेशर सेट करते हैं. जब पेशेंट सांस लेता है तो हम हायर प्रेशर से हवा अंदर ढकेल देते हैं, बट जब पेशेंट को सांस छोड़नी होती है बाहर, तो मशीन अपने आप से लोअर प्रेशर पे आ जाता है. तो सांस छोड़ना पेशेंट के लिए आसान हो जाता है. दिस इज हाउ सीपैप एंड बाइपैप वर्क. एंड बाइपैप इज गिवन टू पेशेंट्स जिनके लंग्स वीक है या जिनको ब्रीदिंग में एफर्ट ज्यादा लग रहा है. एंड सीपैप इज एक्सक्लूसिवली गिवन फॉर पेशेंट्स हु हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ओके. और इन दोनों का रोल ये है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा और बैलेंस बनाए रहे और पेशेंट का सेंसोरियम अच्छा रहे, पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचे. So these are 2 entirely different things, and I always tell my patients, and I'm discussing it here also, if your BiPAP settings are correct, if your BiPAP and CPAP settings are correct, if your interface is correct, अगर आपका मास्क सही है, आपके सेटिंग सही है, आप अगर ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हो और रिस्पेक्टेड मैडम्स ने जो बताया वो आप प्रिकॉशंस अगर फॉलो कर रहे हो, तो बाइपैप और सीपैप इतना अनकंफर्टेबल आपके लिए नहीं होगा. Whenever you are prescribing a CPAP in a patient of obstructive sleep apnea, please do a titration study. बहुत कम लोग हैं जो titration study advise करते हैं. Sleep study में OSA आ गया तो बोल देते हैं आप CPAP यूज करो. ऐसा नहीं होता है. आपको एक titration study करके पेशेंट के रिलेटेड पेशेंट को कौन से सेटिंग्स रिक्वायर्ड है ये जानना जरूरी है. उसके बाद ही आप दे सकते हो उस मशीन को. Either that or the patient has to be hospitalized under your care, और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से सेटिंग्स पे पेशेंट अच्छा है. उसके अलावा आप ये सीपैप बाइपैप के सेटिंग डिसाइड नहीं कर सकते हो. देयर इज अ मेथड टू डिसाइड. और अगर आप ये सीपैप बाइपैप के सेटिंग सही तरीके से डिसाइड करोगे, पेशेंट को जो अच्छा इंटरफेस कंफर्टेबल रहेगा वो अगर आप दोगे और अच्छा मशीन अच्छे ह्यूमिडिफायर के साथ देके सब प्रिकॉशन लोगे, तो पेशेंट को इतनी दिक्कत नहीं आएगी. Okay, sir. Yeah, it was really helpful. Just one small question is, what are the signs and symptoms कि suppose BiPAP बराबर से use नहीं हो रहा है due to some XYZ reason की वजह से BiPAP का use नहीं हो रहा है, patient को क्या experience होगा? Like, what will he face? Right. So basically, if you don't use the BiPAP, what is going to happen is the carbon dioxide level in your blood is going to increase. So patients will start feeling the symptoms of CO2 retention, which are headache, irritability, daytime somnolence, feeling tired in the morning, unrefreshing sleep, not having a proper sleep cycle, So all these symptoms are related to carbon dioxide retention. And patients will start experiencing these symptoms if they are not using the BiPAP effectively. These are the early symptoms. Also, because of this, what happens is patients who are involved in activities that require the patient to be very, very alert, like truck drivers or crane operators and all, where
it is a very risky situation if the patient becomes drowsy, so in such circumstances there can be lapses of judgment also, and it can be life threatening. That is why if you see pilots and sailors, if they have these issues, they are immediately deemed unfit, and some of them have come to me for fitness and all, and I have prescribed them the BiPAP and then given them the fitness. Otherwise they are not fit for these jobs also. So patient may also experience some incoordination or blurred judgment at times, decreased reflexes. Okay, sir. Yeah. Thank you so much. It was really helpful. Okay. So, हमें कोई भी पेशेंट्स को कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो प्लीज फील फ्री कि आप अनम्यूट कर सकते हो, एंड वी हैव 5 गेस्ट स्पीकर्स हियर हु आर रेडी टू आंसर. सो आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड प्लीज आस्क. एंड बिफोर प्रोसीडिंग, सी इधर सब जन एवरीवन couldn't be present. आपके फैमिली में किसी को ऑक्सीजन रहेगा या किसी रिलेटिव में किसी को लंग्स का इश्यू रहेगा, तो व्हाटएवर वी आर शेयरिंग, हम जो भी इधर शेयर कर रहे हैं, प्लीज आप उन लोग के तक भी पहुंचाइए ताकि इट विल बी हेल्पफुल. ओके, सो जस्ट 5-10 मिनट्स. इफ किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेगा, यू कैन प्लीज अनम्यूट एंड आस्क रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना रहेगा तो. Dr. Cheryl, I think so there is a question in the chat. Okay, yeah, it was Anjali. regarding, yes. Can you just, yeah, it is regarding the accuracy of smartwatch and pulse oximeter. So SpO2 reading किधर reliable है, something like that. आप उसके बारे में can you help us out, Dr. Mrinda? Sure, Dr. Cheryl. So मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ मेरे पेशेंट्स को स्मार्ट वॉच के ऊपर रिलाई करना, बिकॉज इवन एप्पल वॉच में हमने देखा है इट डज नॉट गिव एक तो कंटिन्यूस रीडिंग, एक वो सिर्फ हम जब भी स्विच ऑन करेंगे तभी, एंड एक्यूरेसी इज नॉट दैट ग्रेट. सो हम यूजुअली जो अपने क्लिप वाले जो पल्स ऑक्सीमीटर्स है, दैट इज व्हाट वी सजेस्ट rather than स्मार्ट वॉच. Okay, yes, thank you so much. And heart rate, just coming to the point since we are on oxygen. So हार्ट रेट कम ऑक्सीजन में अगर पेशेंट वॉकिंग वगैरह करता है तो उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं क्या? क्योंकि बॉडी को ट्राई करती है ना कि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो लेने की कोशिश करती है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? Is your question clear? So basically Mrs. सुवर्णा पूछना चाहती है कि see, कम ऑक्सीजन पे हम चल रहे हैं तो our body will try to push on more ऑक्सीजन ले लो, तो उससे ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगा क्या, right? So that is the question. लंग कैपेसिटी बढ़ेगा. I'll take this question. Yeah, sure. ये ऐसे हो गया कि आप रिजर्व टाकी पे गाड़ी चला रहे हो. ऐसा नहीं है कि आप रिजर्व पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको एवरेज ज्यादा मिलेगा, है ना. वैसा नहीं होता है. अपना जो लंग कैपेसिटी है, अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, ये आपको ऑप्टिमल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ही करने हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल हम लोग 88 और 92 के बीच में मेंटेन करके सारे एक्सरसाइजेस करेंगे ना मैडम, तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा और आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ेगा. अगर आप अच्छे ऑक्सीजन लेवल्स पे करेंगे तो आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ेगा, और अगर आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ेगा तो आप ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे, और ज्यादा इफेक्टिवली एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लंग जो है वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा. सो बेसिकली कम ऑक्सीजन में आप करने जाएंगे मैडम, तो आपका जो है एक्सरसाइज कैपेसिटी कम हो जाएगा रादर देन इंक्रीज, एंड देन यू विल डू एक्सरसाइज फॉर ओनली हाफ एन आवर, जो आप शायद 1 घंटा कर पाएंगे. क्योंकि लोग अलग अलग बातें करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लगाओ, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं ऑक्सीजन लगाओ, लेकिन बाहर के लोग बोलते हैं कि तुम ऑक्सीजन लगाओगे तुम्हारा लंग काम नहीं करेगा ना, फिर वो सब बाहर के ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा. तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था. नहीं, बाहर का देखो, लंग का काम और ऑक्सीजन का ताल्लुक ही नहीं है. जैसे मैंने अभी बाईपैप और सीपैप की बात की ना मैडम, लंग का काम क्या है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है. अब क्या हो जाता है, जब लंग का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज का जो माध्यम है, वो जब खराब हो जाता है ना, तो लंग के कुछ हिस्से खराब हो रहे हैं, लंग के कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं, बट उसका जो
अंदर बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड करने के जो पार्ट्स नॉर्मल है वो तो नॉर्मल फंक्शन कर ही रहे हैं। उस केस में आप अगर ऑक्सीजन कम लो या ज्यादा लो, उससे उन पार्ट्स के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जो हिस्से जिस तरीके से जिस लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं ना मैडम, वो उसी लेवल पे फंक्शन करेंगे, भले आप ऑक्सीजन लो या ना लो। बट अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो उतने ही काम में आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल में आ जाएगा। करेक्ट। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आया ना, तो आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, एंड एक्टिविटी लेवल जब बढ़ेगा तो ये जो जो हिस्से काम नहीं कर रहे हैं उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर डायग्नोसिस ऑफ कोर्स। ऐसा है। सो इट इज नॉट कि ऑक्सीजन कम है और काम कर रहे हैं तो रिकवरी फास्ट हो रहा है। इट इज एक्चुअली द ऑपोजिट। आप जब ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तब वो रिकवर होगा, और ज्यादा एक्सरसाइज तब कर पाओगे जब आपका ऑक्सीजन लेवल एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ना है अपना। ओके, Thank you so much. थैंक यू मैडम। मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? Yes, yes, यस sure. मैडम। हाँ, देखो सुवर्णा जी, आप कसरत करते हैं ना, चलते हैं, तो आपके पैर के मसल्स है वो ट्रेन हो जाते हैं। तो ट्रेन्ड मसल्स जो रहते हैं ना, उनको वही काम करने के लिए ऑक्सीजन कम लगता है, बिकॉज वो अभी सुपर नॉर्मल अच्छे हो गए। ओके, तो जब आप कसरत करते हैं पैर के मसल्स के साथ, तो पैर के मसल्स इतने सुधर जाते हैं कि उनको वही काम करने के लिए कम ऑक्सीजन लगता है। तो अभी हमको मालूम है कि ऑक्सीजन कम है हमारे पास, तो हम पैसा कैसा बचा बचा के कुछ भी खरीदते हैं ना, तो वैसे ही अगर आपके मसल्स अच्छे हो जाएंगे कसरत करने की वजह से, तो ऑक्सीजन कम लगेगा तो लंग्स पे लोड कम आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक एक्स लेवल का एक्सरसाइज करते हैं, और वो हाई लेवल का एक्सरसाइज करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की। तो होता क्या है कि बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेके कसरत किया, मसल्स अच्छे हुए, तो अभी ऑक्सीजन मुझे कम लगता है, तो वापस लंग्स पे लोड कम आ गया। ऐसी इंप्रूवमेंट होती है। लंग्स सुधरते नहीं है, वो जो खराब हुआ है भाग वो कभी उल्टा नहीं होता है। लेकिन वो बचे कुचे जो है, सर ने बोला अभी कि जो अच्छे है वो अच्छे रहते हैं, वो लंग्स के एरिया काम करते हैं, और उन आपके अच्छे हुए मसल्स कम ऑक्सीजन डिमांड करते हैं वही काम के लिए, तो आपका लोड कम हो जाता Okay, thank you so much. So this Dr. Cheryl, can I add up again? Yes, Dr. Mrinda, you can continue. सो जैसे डॉक्टर तेजस, डॉक्टर जयमाला मैम ये कह रहे थे कि अपनी जो लंग कंडीशन है वो ऑक्सीजन क्योर नहीं करने वाला है, ये एक समझ लीजिएगा, एक सप्लीमेंट हम दे रहे हैं इसे। सो एक चीज जैसे डॉक्टर तेजस कह रहे थे कि रिजर्व पे गाड़ी है, सो सेम कंसेप्ट ये है, अगर आपकी गाड़ी आपने अच्छे से सर्विस की है तो कम पेट्रोल खाएगी, कम फ्यूल खाएगी। सेम थिंग अगर आपकी बॉडी कंडीशन है, अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है तो उसे ऑक्सीजन भी कम लगेगा। मगर ये मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले उसके लिए कसरत करनी पड़ेगी, राइट? सो अगर कसरत करनी है तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, आपका सैचुरेशन लेवल कम है, तो आप वो हायर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे या नॉर्मल एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो तभी हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना शायद से जरूरी पड़े या बढ़ाना जरूरी पड़े। आप एक बार वो हायर इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज इजीली कर पाते हैं तो आपके लोअर एक्टिविटीज है, मानो आप ऑक्सीजन के साथ आधा घंटा चल रहे हैं तो बगैर ऑक्सीजन आप वॉशरूम तो इजीली जा पाएंगे, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट आपको समझना है। अगर आपकी गाड़ी, आपके मसल्स, आपकी बॉडी स्ट्रांग है तो इसे कम ऑक्सीजन लगेगा। सो आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए रिहैब या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वो भले ऑक्सीजन के साथ हो या नहीं हो, दैट डिपेंड्स आपकी सीवियरिटी के हिसाब से। ओके, Thank you so much, Dr. Mrinda. I think Mr. Nilesh, did you have a question? You had raised your hand regarding. मुझे सवाल था बट जयमाला और डॉक्टर मैत्री ने वो सॉल्व किया। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ऑक्सीजन थेरेपी के अराउंड ही था कि जो लंग कैपेसिटी है क्या वो उसको इम्प्रूव करता है कि उसको सस्टेन्ड रखता है। सो आई गेस ऑलरेडी जयमाला जी ने बताया कि व्हाट्स गॉन वी कांट रिकवर इट, बट जो है उसको फिलहाल हम सस्टेन कर रहे हैं,
है ना। सो वो चीज उन्होंने क्लैरिफाई की, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much for asking this question. And just a small description. Mr. Nilesh is Mrs. Suvarna ke bete. He's out of India. He's located there. But the support which I see that he provides with mom, along with the other family members, a husband, Mr. Dinesh also, and other son. So basically, see, involve your whole family in this. Okay. तो आज उन्होंने टाइम निकाला. Of course, schedule सबका busy है. सब अपने अपने लाइफ में बिजी है, बट लिटिल आपके मॉम डैड के बारे में जानकारी लेना और उनको हेल्प करना इज अ रोल ऑफ कोर्स, सो इट इज हेल्पफुल. सो कमिंग टू, इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस, और किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है? या डॉक्टर स्वाति, यू कैन अनम्यूट. So I recently met few patients और जैसा एक्सरसाइज पे बात हो रही है, राइट, पल्मोनरी रिहैब पे, जब पेशेंट, जिस पर्टिकुलर पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं उन्हीं का क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सो शी इज अ 75-year-old लेडी एंड हर बॉडी इज ऑलरेडी अ लॉट वीक. तो काफी मसल लॉस्ट है ऑलरेडी, बोन्स भी वीक हैं उनके. देख के भी वो, मतलब उनके बॉडी भी इस तरीके से थोड़ा शिविर करता रहता है. नाउ शी इज सो स्केयर्ड टू गेट अप ऑफ हर बेड कि मैं उठ के कहीं भी जाऊंगी तो मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाएगा. So how can we help a person with similar situation? And is it advised, like, अगर, because उनके डॉटर मुझे बोल रहे थे कि आप इनको थोड़ा मोटिवेट करो कि ये ऑक्सीजन लगा के थोड़ा चले. So I holded my thoughts there because I was not sure हमें ऐसा एडवाइस या ऐसा करना भी चाहिए क्या उस पेशेंट को. तो इसके बारे में थोड़ा अगर कोई बता सकता है, विल बी हेल्प. So Dr. Cheryl, can I add up few things? Yeah, you can add. So सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, क्या है ना कि पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कि हर एक पेशेंट है, ये अलग अलग रहता है, इनके सपोर्ट सिस्टम भी अलग अलग रहते हैं. सो एक की केस जानना क्या है, उन्हें क्या क्या तकलीफें हैं, उस हिसाब से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उन्हें एजुकेट करे कि फर्स्टली ऑक्सीजन जरूरी है नहीं है, ये चीज जानना. वो चेस्ट फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे अगर जरूरी है नहीं है, उस हिसाब से यू एजुकेट. सो सपोर्ट ग्रुप इज वन मीडियम जहां पे हम सारे पेशेंट्स एक साथ लेके एजुकेट कर सकते हैं. सो दैट इज वन. एंड काउंसिल, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज पेशेंट को शॉक होता है, मुझे ऑक्सीजन थेरेपी क्यों प्रिस्क्राइब किया, दे लिव इन डिनायल. सो ये सारी चीजें हैं, ये काउंसलिंग के माध्यम से इम्प्रूव हो सकती है. ये करना बहुत जरूरी है. बहुत बारी ऐसे होता है कि नहीं होता है डॉक्टर्स के पास टाइम, वी अग्री कि बहुत ओवरलोडेड है. सो इफ पॉसिबल ग्रुप सेशंस के माध्यम से आप एजुकेट कीजिएगा. लाइक दिस टुडेज ऑक्सीजन स्टोरीज बेसिकली इसी के लिए है कि आप समझे कि हमें क्यों जरूरत है, कैसे है. एंड रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर पेशेंट, एक काउंसलिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर इनकी कैपेसिटी के हिसाब से कैसे है ना, पल्मोनरी रिहैब हम जब भी कहते हैं, सो ऐसे नहीं है कि सबके लिए सेम एक्सरसाइज है, सबको उठा के हम ट्रेडमिल पे चलाए, दैट्स नॉट द फैक्ट. हर एक पेशेंट के हिसाब से इट इज अ कस्टमाइज्ड प्लान कि एक रिपोर्ट्स देखने हैं, सेकंड हिस्ट्री देखनी है, पेशेंट की कैपेसिटी देखनी है, उस हिसाब से एक कस्टमाइज्ड प्लान डेवलप होता है. अभी ये पेशेंट अगर बिस्तर से नहीं उठ पाते तो पहले कुछ बेड एक्सरसाइजेस रहेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहेंगे, नॉट नेसेसरीली कि हम डायरेक्टली उनको चलाएं. जो पेशेंट्स है, हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है जो काफी फिट है, आधा घंटा पौना घंटा दे आर एबल टू डू ट्रेडमिल, उनके लिए हम थोड़ी एडवांस एक्टिविटी स्केड्यूल करते हैं, प्लान करते हैं. सो इट वेरीज. कस्टमाइजेशन ये फिजियोथेरेपिस्ट का स्किल है, उनके हिसाब से यू कैन गाइड. I hope that answers your question. Yeah, that helps, and I am aware of it also. Most of the things कुछ आपने और भी बताई. मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है, शेरिल एंड अदर डॉक्टर्स हियर, कभी भी कोई ऐसी कंडीशन है किसी भी पेशेंट के साथ में जब आप एडवाइस करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं क्या?
Yeah, I would take that question. Wait, see, the only condition where we avoid activities is when the patient is having any deep venous thrombosis or any thrombi anywhere in the body which have the potential to embolize. So अगर pulmonary embolism नहीं होने वाला है, अगर carotid में कोई थ्रोम्बस नहीं है, अगर लोअर लिम्ब में कोई थ्रोम्बस नहीं है, अगर राइट एट्रियम में कोई थ्रोम्बस नहीं है, ओके, एंड otherwise, if the patient has good musculoskeletal integrity, for instance, if the bones are normal, there are no major fractures, there is no severe arthropathy, then there is absolutely no contraindication for exercise, physiotherapy, and mobilization. All right. Embolism potential, DVT, carotid thrombi, auricular or atrial thrombi, along with that, musculoskeletal integrity. If you consider these factors, and if patient has none of these, musculoskeletally good, bones are normal, no hip fracture, nothing, you can go ahead with physiotherapy. Absolutely. No other contraindication in my opinion. All right. That really helps. That means such Can I- patients should be motivated to go ahead and Yes. speak with their chest physicians and their physiotherapist, and they should not keep sticking themselves to bed. That is what I was looking for. Thank you. Thank you, both of you. That helps. Can I add on? Can I Yes, add on a sure, bit? ma'am. Yeah. See, movement is our basic instinct. We have to keep on moving. A human body is normal only if it is upright and moving. So movement is not a problem. And Dr. Tejas has absolutely told all the contraindications to movement. Otherwise, we don't have to think about. But only thing is that what intensity of movement should be given. That has to be graded according to the capacity so that it's not harmful. Okay. Yes, Thank ma'am. you. Yeah, it was really helpful. So I think already it's 8:10. So there are 1-2 questions left. So Dr. Tejas, हमें आपसे ये पूछना था कि अभी not everyone is on oxygen, okay? सबको ऑक्सीजन पे है ऐसा नहीं होता. Few asthma patients और other patients ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. But nose जो है अपना, how does it help to improve oxygen? Nose and mouth breathing में nose का importance क्या है? So that, see, every exercise we ask them to inhale from the nose. We don't ask them मुंह से सांस लो, okay? मुंह से सांस छोड़ना, personally breathing is helpful at times when we suggest them. But nose से हम advise करते हैं. So your thoughts, आपका कुछ, would you share about nose breathing? नाक से सांस लेना और ऑक्सीजन का help. In general, most people are predominantly nasal breathers and they shift to mouth breathing only when there is an element of breathlessness or if there is any nasal anatomical defect like a deviated nasal septum or something like that. So I think we are predominantly all nasal breathers. But see, breathing through the nose is beneficial, especially while exercising, because the nose has multiple defense layers. Basically, there are the vibrissae, the mucosa है, nasal hair है. तो नोज ब्रीदिंग जो है ये फायदेमंद होता है कि जो एलर्जेंस है, जो पोलन्स है, जो हवा में कुछ भी रहेगा जिससे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, वो अगर नोज से अंदर जाएगा, ओके, अवॉइडेबल नहीं है, और नोज से अगर अंदर गया तो वो कम डैमेज कर सकता है, बिकॉज नोज में मल्टीपल डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑलरेडी है. सेकेंडली, आई थिंक दैट इज मच व्हेन वी आर गिविंग नेजल ऑक्सीजन. हम जब नाक से ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि नाक का वॉल्यूम कम है, हम लोग कम लेवल पे ऑक्सीजन दे सकते हैं. जिन पेशेंट्स को बहुत कम ऑक्सीजन लगता है उनको कम लेवल पे ऑक्सीजन दे सकते हैं, नेजल प्रॉन्ग्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाक की जो स्ट्रक्चरल बनावट है वो लो लेवल ऑक्सीजन के लिए अच्छी है. आप 1-2 लीटर्स ऑक्सीजन मुंह से देंगे तो वो उतना इफेक्टिवली पेशेंट को ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएगा. सो दैट इज वाई कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम लोग ऑलवेज नेजल प्रॉन्ग्स प्रिफर करते हैं. एंड पेशेंट्स प्रिडोमिनेटली आर नोज ब्रीदर्स. वो माउथ ब्रीदिंग यूजुअली तब करते हैं जब उनको ब्रेथलेसनेस ज्यादा महसूस होता है या उनको कोई नेजल एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो. एंड आस्किंग द पेशेंट, एक्सरसाइज के टाइम पे नाक से ब्रीथ करने का बेनिफिट ये है कि जो हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर, जो भी चीजें लंग्स के अंदर पहुंच रहा है, वो नाक से अगर आप ब्रेथ लोगे तो कम पहुंचेगा, क्योंकि नाक में ही कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बने हुए हैं एनाटॉमिकली, जो माउथ में नहीं है. सो दैट इज माय लॉजिक बिहाइंड दैट. Okay, sir. It was very helpful.
Thank you so much. Yeah, Dr. Swati, you can unmute it. Yeah, I just want to share. I understand that as a biologist, and please correct me if I'm wrong, the doctors here. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी बेटर फंक्शन करता है, मतलब हमारी बॉडी के जिस भी तरह के फंक्शन चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में, उनमें भी हैप्पी एनवायरनमेंट बना रहता है अगर हम नाक से सांस लेते हैं, बिकॉज दोज काइंड ऑफ हॉर्मोन्स आर, दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स आर ट्रिगर्ड बाय द बॉडी. माउथ से सांस लेने से हमारी बॉडी को हमेशा से लगता है जंग पे जाना है, और वो हमेशा ओवर अलर्ट रहती है, तो जल्दी से थक भी जाते हैं. और अगर ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है जो नेजल प्रॉब्लम है, अगर मैं भी इस तरह से कभी ऑब्जर्व करती हूँ खुद को कि बात करते हुए मैं भूल गई हूँ और मेरा आई एम डूइंग माउथ ब्रीदिंग, आई फील दैट डिफरेंस व्हेन आई स्विच फ्रॉम nose breathing and mouth breathing and vice versa. Yes, ma'am. So basically, Can if I add you, on, Cheryl? yes, sure, ma'am. Yeah. See, we have got right nostril and we have got left nostril. Now, according to yoga, right nostril will be Surya Nadi and left nostril will be Chandra Nadi. So, when you're breathing by both the nostrils, there is a balance between the sympathetic and the parasympathetic system. So, that helps us to be cool and calm when we are breathing through the nose. So, nose breathing is always happy. And when we are breathing through the mouth, it's leading to dryness. तो हमको क्या लगता है कि मुंह सूख गया है ऐसे, लेकिन हम नाक से सब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, तभी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस रहता है एंड हम लोग हैप्पी रहते हैं. यू सेड नो, आई फील हैप्पी, सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन आवर टू different systems. Yes. So, see, along with pulmonary rehab, आप yoga, if you want to join, of course, it is the best thing. Again, yoga में जो breath work है, that will you, of course, help you. And जो patients yoga और pulmonary rehab दोनों, एक मतलब alternate days या फिर twice a week करते हैं, उनको, of course, it is more helpful also. It's not that आप बहुत exert करके दोनों कर रहे हो ताकि so it's not that, आपको जैसा possible हो, also add a good breath work which yoga also helps. तो आप योगा का इन्वॉल्व भी कर सकते हो आपकी लाइफ में, इट विल हेल्प यू. ओके, सो वन लास्ट. Shari, 1 minute, Dr. Shari. बोलिए. योगा मतलब ऐसा योगा ऐसा मत बोलो. There will be selected Yes, yogasan which will be it will helpful. be helpful. Everything should not be done because that will be too taxing then. Exactly. So again, there are few asanas and you need to monitor your oxygen, talk to your physiotherapist. Yes, Dr. Mendel. सो डॉक्टर शेरिल, एक चीज याद रखनी है कि सब चीजें सब पेशेंट्स के लिए नहीं रहती. एक फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, डू इट फ्रॉम अ सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट, ना कि यूट्यूब गूगल पे देख के सीखे. ओके, डोंट फॉलो थिंग्स ब्लाइंडली. बहुत सारे पेशेंट्स कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, ये सबके लिए नहीं रहता है. तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके लिए क्या सही है. ये जानने के लिए फर्स्ट एक योगा थेरेपिस्ट जो सर्टिफाइड है. सेकेंडली, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछिएगा कि आपके लिए कौन से प्राणायाम या कौन से आसन इंक्लूड किए जाए एंड उस हिसाब से इंक्लूड कीजिएगा आपके योगास. ओके, आई होप दैट एड्स अप टू योर क्वेश्चन. Yes, thank you so much. So all of them who are present here, आप प्लीज आपका माइक अनम्यूट करके सिर्फ एक शब्द बोलना है आज के सेशन के बारे में. सिर्फ हम ही कब से बात कर रहे हैं. आई नो इट इज 8:15. वी हैव मैक्स 15 minutes. सो मिसेस संपत, मिसेस सीमा, मिसेस अंजलि, रमेश, मिसेस रेखा, मिस्टर रमेश, या जस्ट वी हैव 15 minutes. प्लीज बी अ लिटिल स्पॉन्टेनियस. आपको कुछ भी बोलना रहेगा, सिर्फ 2-3 वर्ड्स अबाउट द सेशन, आपको क्या हेल्पफुल हुआ, या फिर आपको कुछ एडवाइस देना है, बिकॉज हम लोग से ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हो बिकॉज यू आर यूजिंग इट. ओके, सो यू कैन प्लीज अनम्यूट और एल्स वी हैव लास्ट नोट फ्रॉम ऑल. Session was very informative, and the session was very informative and gave us a lot of in-depth knowledge which I was not aware of. So it was a very good session. Thank you so overall. much. Yeah, thank you so much. Mrs. Sampath, I want you to unmute if possible, or else it's okay. Don't hesitate. You have to unmute. Okay. Is uncle around? You can ask him to help you out. Okay. Till then we can ask someone else. Okay. Mrs. Seema, तुम्ही काय बोलू इच्छित?
अगं सर, मला एकच प्रश्न होता हा. की मी आता सतत ऑक्सिजन घेते ना, तर काय हा. होतं, मी काम करताना 6 वर ठेवते, हे तेवढा ठेवावाच लागतो, आणि बसते तेव्हा मी 4 वर ठेवते. पण कधीतरी मला काम झाल्यावर बसते तेव्हा विसरायला होतं. अशा वेळी जास्त ऑक्सिजन जातो, त्याचा माझ्या बॉडीवर काही वाईट इफेक्ट होईल का? ओके, डॉक्टर मृण्मयी, डॉक्टर जयमाला, वुड यू लाईक टू आन्सर? सो बेसिकली तुम्ही विसरतात की तुम्हाला वाढवायचं कधीतरी विसरायला होतं की आता मी झोपले, कमी करायचं तर राहून जातो वगैरे, असं होतं कधीतरी. शक्यतो मी लक्षात ठेवते. ओके. तर ओके, सो येस, डॉक्टर मृण्मयी, डू यू वॉन्ट टू ऍड? सो ठीक आहे, म्हणजे मी म्हणेन इट्स ओके की विसरलात कधी तुम्ही, तर हरकत नाही आहे. पण जेव्हा लक्षात येतं तेव्हा परत बॅक टू नॉर्मल. मगाशी हीच गोष्ट मी सांगत होते की काही गोष्टी आहेत त्या जास्त प्रमाणात पण चांगल्या नाही आहेत. ओके, जर तुम्हाला 2 लिटर 3 लिटर, ऑब्विसली तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करता, ऍक्टिव्हिटीच्या वेळी आपल्याला थोडं जास्त ऑक्सिजन लागतं, त्यावेळी तुम्ही वाढवतात, हरकत नाहीये. आय होप इट्स ओके इफ आय टॉक इन मराठी. Yes, For yes. her. A little, Okay, yeah, got it, Hindi got it. also would be fine, not a problem. Yes. सो अगर आप एक्टिविटी करते वक्त थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये नॉर्मल है, तो आप तभी बढ़ा दीजिएगा. जब भी एक्टिविटी खत्म होती है, ट्राई, जब भी आप सेटल हो गए उसके बाद उसे कम करना है. कभी कभार भूल जाते हैं, ओके ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा ऑक्सीजन लेने से ऐसे नहीं है कि बहुत हानि होगी, मगर कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेना अच्छी बात नहीं है. ओके, सो वो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप नॉर्मलाइज हो जाए आप कम कर दीजिएगा. थँक्यू मॅडम. ओके, सीमाताई, तुमचे पैसे पण वाचतील की बंद केलं तर? जास्त टिकेल ऑक्सिजन. आपण फायद्याचा विचार करायला पाहिजे ना. माझं हे मला घ्यावंच लक्षात लागतं ठेवा, सतत. अलार्म लावा, अलार्म, की आता माझं झालं काम. होईल, हळूहळू सवय होईल, काही हरकत नाही. कंटिन्युअस घेऊ नका, अधून मधून करायचं. अदरवाइज ऐसा नहीं है. ओके, इज देयर एनी और किसी को कुछ सवाल है, या फिर वी कैन एंड दी सेशन? आई मीन, या मिस्टर दिनेश वांट्स टू आस्क. यस. मुझे ये पूछने का था, जैसे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका क्या सिम्टम होता है, कैसा पता चलेगा कि ऑक्सीजन? अंकल, आप थोड़ा नजदीक आके, आई मीन कम टुवर्ड्स द माइक, इट इज मोर ऑडिबल. हाँ जी, बोलिए अभी. नहीं, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो सिम्टमेटिकली आपको क्या फील होता है, और अगर ज्यादा हो गया तो उसके कारण आपको क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये जरा बताएंगे तो फिर अच्छा रहेगा. डॉक्टर और तेजस, कैसे हमें पता चलेगा कि नहीं भाई, वी आर ब्रीथिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो तब जो लगाते हैं, जैसे अभी वो भूल गए, उनको कोई तो सिम्टम ऐसा आना चाहिए ना. अगर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इट इज हार्मफुल. व्हाट इज आय अंडरस्टँड युअर क्वेश्चन. तर कसं असतं की ऑक्सीजन जो सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई हम पेशेंट को किस वजह से कर रहे हैं जानना जरूरी है. अगर पेशेंट को सीओपीडी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ये बीमारियां हैं, तो इन केसेस में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो उतने आसानी से बाहर नहीं फेंका जाता. तो अगर जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, ड्यूरेशन की मैं बात नहीं करूंगा, जरूरत से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप ऑक्सीजन देते हो और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 99-100 बारी बारी मेंटेन हो रहा है, तो शरीर में ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि लंग से ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन काफी आसानी से हो जाता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में से लंग्स में पुश करने का प्रोसेस रहता है वो पहले अफेक्ट होता है इन बीमारियों में. सो पेशेंट विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, पेशेंट को अगेन जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के जो सिम्टम्स बोले थे वही सारे सिम्टम्स पेशेंट को होने लगेंगे. ओके, हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगा, ड्राउजीनेस होगा, मसल पेन, बॉडी एक, मायल्जिया, वीकनेस, ये सारी चीजें होने लगेंगी. सो सोल्यूशन इज नॉट टू एक्सीड द लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन बियॉन्ड 92%. आपका टारगेट रहेगा 92. रेस्ट पे, बेसलाइन पे, डेली एक्टिविटीज करते टाइम 92 का आप टारगेट रखिए. अगर आपके पेशेंट को बाईपास वगैरह कुछ मेजर हार्ट सर्जरी हुआ है
तो हम 94 मैक्सिमम रख सकते हैं। उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन मत रखिए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन देने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी और फिर ये सारे सिम्टम्स होने लगेंगे। ट्रस्ट मी सर, आई फील वेरी सैड दैट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी, बट मेरे एक पेशेंट थे who was not actually my patient. I was looking after that patient because the primary doctor was not in town, and we discharged that patient, and there were many doctors in the family. So patient घर गए, उन्होंने नेबुलाइजेशंस नहीं लिए, टाइम टू टाइम नेबुलाइजेशन नहीं लिए, और उनको सीओपीडी था, तो उनका सांस फूलना बढ़ गया। अब उन्होंने हॉस्पिटल आने के जगह, मुझे फोन करने की जगह क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन बढ़ा दिया। दे स्टार्टेड कि हाँ 99 ऑक्सीजन है तो आंटी ठीक है, इस हिसाब से वो लोग करने लगे। बट ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो गया। 2 days लेटर उन्होंने मुझे फोन किया और बोला, सर शी इज नॉट वेकिंग अप। So I had to admit her, put her on ventilator, do all that thing, and age was very advanced age, 90 plus she was, and we had to do a lot of things, but we could not save her from that. So it is extremely dangerous. You have to keep that in mind. There is a reason why we tell ki don't let the oxygen level go beyond 90 to 94 when you are supplementing. It is because of this. And for 2 days उन्होंने nebulization नहीं दिया, सिर्फ ऑक्सीजन दिया, क्योंकि 10 डॉक्टर्स थे फैमिली में who were not actually involved in the case, but they were ready to give advice which was not required. And we lost her, you know. So it is very sad that this had to happen, but it did happen. So that is why oxygen is also like a medicine. जसं आपण क्रोसिनच्या 10 गोळ्या खात नाही, तसंच ऑक्सिजन आपण कमी मात्रेत यूज केलं पाहिजे असं. नाही, पण ते ऍब्झॉर्ब होतोय, ऑक्सिजन ऍब्झॉर्ब होतोय, तर आपलं एक्सेल केलं तर कार्बन डायऑक्साईड का निघत नाही? कारण तुम्ही आता ऐकलं नाहीत, इन्स्पिरेशन इज अन ऍक्टिव्ह प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पॅसिव्ह प्रोसेस. तुम्ही श्वास घ्यायला मोठा श्वास घेऊ शकता, पण श्वास तुम्हाला जरी म्हटलं तुम्ही सोडत राहा श्वास, ते जास्त अवघड पडतं. दुसरी गोष्ट, जेव्हा इंटरस्टिशियल लंग डिसीज किंवा लंग फायब्रोसिस होतं, ऑक्सिजन हा मॉलिक्यूल खूप सोप्याने ऍब्झॉर्ब होतो. बरोबर आहे, ऑक्सिजन हा मॉलिक्यूल खूप सोप्याने ऍब्झॉर्ब होतो, पण कार्बन डायऑक्साईड हा थोडा वेगळा मॉलिक्यूल असल्यामुळे तेवढा सोप्याने तो रक्तातनं लंग्स मध्ये फेकला जात नाही. सो इट इज लाईक इट इज लाईक वॉटर अँड सॉल्ट वॉटर. यु नो, सॉल्ट वॉटर इज थिकर, इजंट इट? त्याची कन्सिस्टन्सी, डेन्सिटी वेगळी असते. तर त्याप्रमाणेच कार्बन डायऑक्साईडचं जे पुशिंग आहे ते आधी अफेक्ट होतं, मग ऑक्सिजनचं अफेक्ट होतं. सो कार्बन डायऑक्साईडची सेन्सिटिव्हिटी थोडी जास्त असते, त्यामुळे हे कार्बन डायऑक्साईड अक्युम्युलेशन होतं. जर ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड समान असते तर हे झालं नसतं. की ऑक्सिजन आत जाते तर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर यायला पाहिजे, पण ते मॉलिक्यूल वेगळे असल्यामुळे ते होतं. असं आहे. आणि एक्झलेशन साठी थोडी जास्ती एफर्ट लागतात, जे आपण नॉर्मली इनहेलेशन करू शकता तुम्ही, पण एक्झेल करण्यामध्ये दम लागून जातो. असं आहे. थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये सिर्फ पेशेंट को नहीं, उसके जो आजू बाजू में घर के लोग जो नाही, हे घरच्यांना पण माहिती पाहिजे, कारण कधी कधी ऑक्सिजन कमी झालं तर पहिले पेशंट पेक्षा आधी घरचेच हे होतात, पॅनिक होतात. तर त्या पॅनिक मध्ये जास्त ऑक्सिजन देऊ नका. येस, थँक्यू. थँक्यू. नाईसली एक्सप्लेन. Thank you so much. Yes, so I think we are almost it's time up. So one last take home message from all the guest speakers, as we always do, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि just few words और one message जो आप अपने पेशेंट्स को इधर जो है और इधर जो सुन रहे हैं वो अपने फैमिली को भी ये बताएंगे जो हुआ है, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, क्योंकि सीओपीडी आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है, तकलीफें लंग्स के भी बढ़ रहे हैं. सो whatever knowledge you get here, जो भी आप सीख रहे हो, सपोर्ट ग्रुप का यही थीम है कि आप अपने फैमिली तक, आपके रिलेटिव्स तक, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाए. सो वन स्मॉल टेक होम मैसेज फ्रॉम ऑल द गेस्ट स्पीकर्स. वी स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर जयमाला मैम. मैम, विल यू लाइक टू शेयर? या मैम, यू आर ऑन म्यूट.
मुझे यही कहना है कि कुछ भी हो हमको हिलते रहना चाहिए. वी शुड बी मुव्हिंग अबाउट. हमको हालचाल करणी आहे, सतत आपल्याला हलत राहायचंय, कारण त्याच्यामुळे आपलं मसल्स चांगले होणार आहेत. त्यामुळे व्यायाम करत राहा, चालत राहा, आणि वाटलं तर ऑक्सिजन घेऊन चाला. ऑक्सिजन घेऊन ऑक्सिजन बरोबर व्यायाम करा. त्याने तुम्हाला आयुष्यभर फायदा होणार आहे आणि तुम्ही ताजेतवाने राहणार. Thank you so much. Dr. Mrinmay, would you like to share? Yeah. Thank you, Dr. Cheryl. Dr. Cheryl, firstly, thank you for giving me this opportunity, and सब लोगों को भी thanks कि आपने काफी अच्छी चीजें शेयर की, बेझिझक होके क्वेश्चंस भी पूछे. Thank you to other speakers as well, Dr. Tejas, Dr. Jaimala ma'am, Dr. Swati for this. So मैं कहना चाहूंगी कि न्यू नॉर्मल ये ऑक्सीजन के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग होता है, बट जैसे आप इवेंचुअली इसके आदी हो जाएंगे, आपको आदत हो जाएगी, आई वुड सजेस्ट, आई वुड एनकरेज यू कि आप अपना ऑक्सीजन पहनिएगा, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरीके से लीजिएगा. यूजर फ्रेंडली जो मशीन से ऑक्सीजन की उसका इस्तेमाल कीजिएगा, एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, क्योंकि इफ यू कांट ब्रीथ नथिंग एल्स मैटर्स. अगर आप सांस नहीं ले सकते कोई और चीज मायने नहीं रखेगी. सो प्लीज यूज ऑक्सीजन इफ इट्स प्रिस्क्राइब्ड. थैंक यू. Thank you so much. Yes, Dr. Swati, would you like to share? Specifically for Yeah. all the family members, सुन रहे हो Absolutely. या फिर पेशेंट्स उनको कन्वे करेंगे, बट वन थिंग फॉर द फैमिलीज हु आर लिस्टिंग. जब ये डायनामिक्स चेंज होता है ना, कोई एक पर्सन डायग्नोस होता है कि आपको ये बीमारी है अब से, तो डेफिनेटली पूरी फैमिली का जो संतुलन है वो चेंज होता है. और उसमें हमें एज अ फैमिली ये चीज बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखनी पड़ती है कि अब पेशेंट खुद को हमारी नजर से देखते हैं, वो हमारी आंखों में पड़ते हैं कि क्या मैं अब डिसेबल्ड हूँ, क्या मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ. तो हमारे बिहेवियर से हो सकता है हम अब मुंह से ना बोलें कि हाँ आपकी वजह से मेरा काम बढ़ गया, या मुझे ज्यादा टेंशन होती है, या मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन वो आपका चेहरा पढ़ के समझ जाते हैं. तो एज अ केयर गिवर हमें ये वाइज इमोशनल इंटेलिजेंस में कहूंगी हमें डेवलप करने की बहुत जरूरत है. और एक चीज, ऑक्सीजन ट्यूब की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रूमिंग की. हमें पेशेंट को और खुद को वेल ग्रूम्ड रखना चाहिए. न्यू नॉर्मल तभी हो पाएगा जैसा हम जीते थे लाइफ आज भी वैसे जिए, पर मॉडिफाइड तरीके से. तो मैं बहुत ध्यान रखती थी कि मैं मेरी मम्मी के नेल्स अच्छे से मैनिक्योर्ड रखूं, क्योर्ड पेंटेड रखूं, बाल अच्छे से कलर करूं टाइम टू टाइम, उनको खुद ही हेयर कट करती थी. तो वो भी मैंने सीखा. तो मैं उनको मजाक में बोलती भी थी कि आपके चक्कर में मैं बावर्ची से बार्बर तक बन गई आपके प्यार में. तो हम हमारी नजर से वो खुद को देखेंगे, तो हमें खुद के लिए भी प्यार जुटाना है और उनके लिए भी प्यार जुटाना है. तो आज तक चाहे हम बच्चे थे या हस्बैंड थे या वाइफ थे, लेकिन हमें हमारा रोल समझना है कि अब हम बहुत क्रिटिकल रोल पे हैं. खुद का भी ध्यान रखना है और उनका भी ध्यान रखना है. तो उसके लिए नई लीडरशिप क्वालिटीज, नई इमोशनल इंटेलिजेंस और बायोलॉजी की और मेडिसिन की समझ, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट से आते हो, ये सीखने की बहुत मेजर जरूरत है. और डॉक्टर के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन. इस डॉक्टर ने ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब कर दिया, ये खराब डॉक्टर है, चलो दूसरे को दिखाते हैं, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, उसमें पेशेंट सफर करता है. तो हमें बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की हाई रिक्वायरमेंट है. तो हमें मैं बोलती हूँ कि अपनी केयर गिवर लाइफ के सीईओ बनिए. आपका नया बिजनेस है अभी, उसके पूरे निटी ग्रिटी समझ के अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करिए. आप भी हैप्पी रहिए, अपने पेरेंट्स को या जो भी आपके लव्ड वन है उनको भी हैप्पी रखिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति. एंड डॉक्टर स्वाति टू रियली अप्रिशिएट, जब उन्होंने उनका इंस्टाग्राम चैनल मैंने फर्स्ट टाइम देखा जो ब्रीदिंग वॉरियर,
जिधर उनके मॉम यूज्ड टू, आई मीन दे यूज्ड टू पुट अ पोस्ट रिगार्डिंग हाउ अ मॉम, उनके मॉम कैसे ऑक्सीजन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और मोटिवेटेड रह रहे हैं. दैट इनफैक्ट मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट द सपोर्ट ग्रुप्स. मैंने वही सोचा कि इंस्टाग्राम इज समथिंग, ऑफ कोर्स इट इज गुड, बट काफी एज ग्रुप जो 50 के अबाव है, 60 के अबाव है, उन लोग के तक इंस्टाग्राम पहुंचना डिफिकल्ट होता है इन इंडियन setup. So I think I thought of why not start with the support groups. So I think thank you so much. It was indeed a motivation for all of us, and we always would respect and adore the way you and your mom have contributed to the society regarding ILD. Thank you so much once again. What Yes. I'm saying, Cheryl, that medical things can be taken off because उसके लिए professionals हैं, chest physician हैं, rehab centers हैं, बहुत सारी facilities हैं. लेकिन केयर गिवर को ये चीज समझ पाने के लिए कोई भी बताता नहीं, क्योंकि कौन सोचता है बचपन में कि बड़े होके क्या बनोगे, केयर गिवर, मेरे पेरेंट्स बीमार हो जाएंगे, मैं उनका ध्यान, ये कौन सोचता है? नोबडी टॉक्स अबाउट इट, नोबडी थिंक्स अबाउट इट. सो मम्मी को इंस्टाग्राम सिखाना, इंग्लिश सीखना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना, हमने दोनों ने मिलके पेपर भी पब्लिश किए जर्नल्स में. सो दिस वाज माय न्यू रोल्स नेसेसिटी. ये समझ के मैंने सिखाना शुरू किया. सिखाना बहुत डिफिकल्टी भी था, अंदर ही अंदर खिच भी मचती थी, लेकिन मैं समझती थी कि उनके लिए वो नेसेसरी है, क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है और उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी ना डॉक्टर की है, ना फिजियोथेरेपिस्ट की है, ना किसी और की है, वो फैमिली की ही है, क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली के पास ही आते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे. तो इमोशनल चीजों का ध्यान रखना हमारी बहुत सेंसिटिव जरूरत है. Thank you so much. Swati, you should start an institute for caregivers, I feel. Ma'am, I already do that. That is what breathing You'll be was. the best teacher. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. That helps. Yes, Dr. Tejas, we would like a small take-home message Yes. from your end. Yeah, I would like to give a small take-home message, but I can see Mrs. Kalimunisa is asking one question. She has asked it twice already. नेबुलाइजेशन और ऑक्सीजन का कोरिलेशन नहीं है मैडम. देखिए, नेबुलाइजेशन जो है वो स्पाज्म के लिए दिया जाता है. सांस की नली की जो सूजन होती है अस्थमा सीओपीडी में, उसके लिए दिया जाता है. और ऑक्सीजन है ये आपका सप्लीमेंट है. ओके, तो ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है. तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो आप नेबुलाइजर नहीं लेंगे और चलेगा. ओके, दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. दोनों टोटली डिफरेंट पैथोलॉजीज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. सो नेबुलाइजेशन एक अलग चीज के लिए आपको दिया गया है और ऑक्सीजन एक अलग चीज के लिए दिया गया है. ओके, एंड माय टेक होम मैसेज इज दैट first of all, I'm very happy that we are having this session. Dr. Cheryl has been wonderful in organizing, and she pushes me so much to get involved in these things. I want to, but then she manages everything for all of us, all us speakers, and it is such a pleasure to speak with Jayamala madam on the same platform with Dr. Cheryl and all of you. And for all the patients and all the caregivers, my take-home message is: don't panic, don't worry, don't be scared, don't be negative, and don't think that this is end of the road. Okay, do not get demotivated. There is no such thing as end of the road. Okay, there is no. You have to live your life to the fullest. Be positive, enjoy. You may do some things differently than the way you used to do those things before, but you still should do those things. Just because you're on oxygen doesn't mean that you don't do the things you love. Do anything and everything that you like, anything and everything that gives you happiness, and do not panic, do not get scared. Okay, we are all here. We are all here for you, and we will continue to be there for you. And don't panic, don't take just follow our advice. Don't take any rash decisions and enjoy your life. Huh? Thank you so much. Yeah, it was really helpful. And the last take-home message from Mrs. Suvarna, who is an ILD breathing warrior, ILD patient, and very compliant. So the session is all about you. So we end the session with you. So आपको क्या आपके जो बाकी हमारे जो other members हैं उनसे आपको आप क्या बोलना चाहते? यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी कंडीशन हो उसमें आपको जो मतलब हेल्प करने के लिए डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है,
और ऐसा सपोर्ट ग्रुप होता है तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिना बताए भी मिल जाती है, तो तुमको सब कुछ एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। तुम देखते हो कि ये ऐसा भी होता है। जैसे फर्स्ट सेशन हो गया था तो मैंने सीमा जी को देखा था कि मतलब ऑक्सीजन लगा के जब लोगों को देखते हैं ना, तो तुमको कि ऑक्सीजन कभी लगता है कल, तो ये बहुत इजी होता है कि हाँ ऐसा होता है, यू कैन एक्सेप्ट इट इजीली। तो गो विद द फ्लो, जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करो और ज्यादा इमोशनल ना होके थोड़ा प्रैक्टिकल बिहेव करके तुम अपने आप को स्टेबल रख के तुम अपना जो शेड्यूल है वो ठीक से फॉलो करो, क्योंकि तुम इमोशनली कोलैप्स हो गए तो तुम्हारा सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को स्टेबल रखना और सब गोइंग रखना, जैसे कि शो मस्ट गो ऑन बोलते, सब रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो आप रखो, सब ठीक हो जाएगा, या फिर जो है सब अच्छा है वैसा चलता रहेगा। Thank you so much, Mrs. Suvarna, once again, and she has always been motivating. वो हमारी क्लिनिक में 2 years से आ रहे हैं, very dedicated. See, आप जिधर भी हो, घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, क्लिनिक जा रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, थोड़ा डेडिकेशन, कॉम्प्लायंस और आपके फिजिशियंस के साथ फॉलो अप्स, डोंट मिस ऑन दैट, ओके? सो आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके चेस्ट फिजिशियन शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइक अ फैमिली, यू नो। सो कभी भी कॉल किया, उठाया, कभी भी कुछ तकलीफ हो, यू कैन आस्क देम, ऑफ कोर्स, बिकॉज सी इट्स अ journey, it's not a destination जैसा हम बोलते हैं। So take help, take support, of course. Dr. Swati ka, if you need to talk more to her, get more information, I can share you a contact. She will help you more than us, that is for sure. Okay, so thank you once again. सबको धन्यवाद आप join करने के लिए, and please आपने जो भी सुना है share it with your family, which is more important, ज़्यादा important है, और other members के साथ, and we'll meet again soon someday again like a support group like this. And thank you Dr. Mrinmay, Dr. Jaimala ma'am, Dr. Tejas, Mrs. Suvarna and Dr. Swati for contributing your time and explaining it in a very amazing way. So thank you so much. Good night and take care, and see you all soon. Thank you so Thank much. you, Dr. Thank you, Shivil. everybody. Thank you. Okay. Thank you.